गाना पढ़ गए होंगे आप। ऐसा तो नहीं है कि आपको टाइम नहीं मिला हो, पढ़ गया नहीं है तू? सिंपल उत्तर वन वर्ड में, यस कर नो। या तो तुझे ज्यादा है, ऐसे बैठता तू तो इधर। पढ़ के आना चाहिए था, जरूरी है, क्योंकि हम चीज़ को थोड़ा सा अलग लेवल से पढ़ रहे हैं। और आप इसको पढ़ के आएंगे तो उसके बाद में इस चैप्टर में टोटल लगभग 400 क्वेश्चन है। 387 ना, ऐसा कुछ 386, हम लोग वैसे ही कुछ है, लगभग 400% है। और आप इसको पूरा पढ़ेंगे क्लास में, फिर आप उन सवालों को करेंगे तो 386 में 360 से ऊपर आपसे सीधे होंगे। जो 26 सवाल है वो टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, वो भी गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन 26 सवाल की गुंजाइश रहती है। जैसे एक एनवीएस ने एक बार सवाल दे दिया था ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का, जो कि बीटेक लेवल का था, तो वो गुंजाइश में पड़ा रहता है। ऐसे टोटल 26 सवाल है जो गुंजाइश में मुश्किल से रहते हैं, बाकी 360 सवाल आपसे सीधे हो जाएंगे, और जो कि बहुत बड़ी बात है, तो छोटी बात थोड़ी ना है। 386 360 छोटी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तो होते कहाँ है ये, होते ही तो नहीं है ये। क्या केवी है वो समझाना वापस। हाँ, मैं वो पूरा वापस समझाऊंगा, तो लास्ट में उसको आराम से मैं कैलकुलेशन समझा दूंगा, ठीक है, कैसे हुआ है। देखो भाई, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार की होती है, स्थिति। स्थिति होती है, मशीन है क्या ये, नहीं मशीन नहीं। इसमें कोई भाग घूर्णन करता है क्या, नहीं। इसमें घर्षण हानि होती है, नहीं। वायु घर्षण हानि, नहीं। तो इसकी दक्षता कितनी है, 95 से 98%। दक्षता मशीनों से क्या होती है इसकी, उच्च, क्योंकि इसमें घर्षण नहीं होता। लेकिन कई जगह 92 से 99% भी लिखा होता है। और हानि इसकी कितनी होती है, 2% से 5%। इसमें शक्ति, आवर्ती, प्रति टन वोल्टेज और फ्लक्स सभी क्या रहते हैं, नियत रहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें वोल्टेज और धारा को परिवर्तन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर का, क्योंकि आवर्ती और शक्ति तो हमारे पास क्या रहती है, नियत। इस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर वो होगा जिसमें वोल्टेज बढ़ेगा, इस टाइप डाउन वो होगा जिसमें वोल्टेज घटेगा। और जो आइसोलेशन वो कहलाएगा जिसमें वोल्टेज क्या रहेगा, सेम का सेम। अब वोल्टेज का बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ टर्न बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न घटेगा तो वोल्टेज घटेगा। तो वोल्टेज किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न पर। वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा क्या होगी, घटेगी, और वोल्टेज घटेगा तो धारा क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। फिर हमने देखा ये किस प्रकार के अवयव है, निष्क्रिय पैसिव एलिमेंट है। बल्ब भी पैसिव एलिमेंट है, आरएलसी भी पैसिव एलिमेंट है। ट्रांसफार्मर भी कौन सा एलिमेंट होता है, पैसिव एलिमेंट होता है। ये कौन सी ध्वनि करता है, हमिंग ध्वनि। हमिंग है जो कौन से प्रभाव के कारण आता है, मैग्नेट रिस्ट्रिक्शन के कारण। मैग्नेट रिस्ट्रिक्शन उत्पन्न क्यों होता है, वाइब्रेशन के कारण। वाइब्रेशन किस में होता है, कोर में। कोर क्यों, कोर में वाइब्रेशन होता है, कोर पतली पतली पट्टियों से जुड़कर बनी होती है। अब उसको जब आपको चुंबकीय फ्लक्स के द्वारा काटा जाता है तो उसके अति सूक्ष्म कणों में परिवर्तन होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं पटलन में संकुचन। पटलन मतलब परतित होती है, उनमें संकुचन के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, वाइब्रेशन, जिसके कारण हमें ट्रांसफार्मर से कौन सी ध्वनि सुनाई देती है, हमिंग ध्वनि सुनाई देती है। अगला हमारे पास है ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, दोनों विद्युत रूप से जुड़ी होती है क्या, नहीं। तो कैसे जुड़ी हुई है, चुंबकीय रूप से। दोनों विद्युत रूप से जुड़ी हुई नहीं है, तो दोनों के बीच प्रतिरोध क्या है, अनंत, क्योंकि खुला परिपथ के रूप में कार्य कर रहा है। लेकिन एक वाइंडिंग का प्रतिरोध पूछूंगा क्या होगा, निम्न, क्योंकि वाइंडिंग किसकी बनी होती है, तांबे की, इसलिए प्रत्येक वाइंडिंग का पूछूंगा क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। दोनों चुंबकीय फ्लक्स से जुड़ी हुई है, तो चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा से ज्यादा काटना चाहिए। चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा काटेगा तो फ्लक्स में बाधा क्या होगी, कम, और फ्लक्स में बाधा कम होगी तो आप क्या कहेंगे, प्रतिष्ठम क्या है, कम। आपके सवाल में लिखा हुआ है अनिच्छा, मैं तो नीचे लिखूंगा नहीं, वो तो नीचे गलत लिखा हुआ ना, और नीचे उन्होंने लिख दिया, बाकी नाम इसका रिलेक्टेंस ही है, और हिंदी में इसको प्रतिष्ठम कहते हैं। और इसको हिंदी में अनिच्छा भी लिखा गया, आपकी टोटल किताब में 2 या 3 जगह मिलेगा अनिच्छा। इंग्लिश फिक्स रिलेक्टेंस है, तो ये मैं आपको कह देता हूँ। पार्क में तो इसकी क्या होगी, उच्च। जब ये रिलेक्टेंस कम होगा पार्क में तो क्या होगी, उच्च। जो हमारे पास सप्लाई टर्मिनल से जुड़ेगा वो कौन सी वाइंडिंग है, प्राथमिक। जो लोड टर्मिनल से जुड़ेगा कौन सी कहलाएगी, सेकेंडरी। और प्राथमिक टर्मिनल में चक्रों की संख्या एनपी या एन1 से, और सेकेंडरी को एनएस या एन2 से डिनोट करते हैं। एसी पर काम करता है, डीसी पर, एसी पर। एसी प्रदान करोगे, एसी प्राप्त करोगे, केवल वोल्टेज बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। यदि प्रत्यावर्ती धारा दी तो फ्लक्स भी कैसा आएगा, प्रत्यावर्ती फ्लक्स आपके पास उपलब्ध होगा। डीसी सप्लाई देने पर प्राथमिक वाइंडिंग क्या होगी, जल जाएगी। प्राथमिक वाइंडिंग क्यों जलेगी, डीसी पर इसका कोइल का इसकी रेटिंग किस में ली जाती है, केवीए में। केवीए फुल फॉर्म क्या होता है, किलो वोल्ट एम्पियर होती है, ये केवीए है। और ये केवीए में रेटिंग कौन सी शक्ति होती है, आभासी। और हमारे पास पावर फैक्टर में इसका मतलब क्षमता ज्ञात करने के लिए पावर फैक्टर का कोई रोल नहीं होता। इसकी हानि होती है जो या तो वोल्टेज पर निर्भर करती है या धारा पर। पावर फैक्टर पर इसकी हानि निर्भर नहीं करती, इसलिए रेटिंग किसमें होती है, केवीए में। हानि किस पर निर्भर करती है, या तो वोल्टेज पर, जैसे नियत हानि है वोल्टेज पर है, और परिवर्तित हानि है वो धारा पर है, तो उन पर निर्भर करती है। शक्ति का प्रभाव किस कारण से होता है, इंडक्शन के कारण। उष्मा का प्रभाव किसके कारण होता है, कन्वेक्शन के कारण। ट्रांसफार्मर की करंट रेटिंग किसके द्वारा ली जाती है, सेकेंडरी वाइंडिंग के द्वारा। ओके, ट्रांसफार्मर की कोड किसकी बनी है, सीआर, जो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। ये सवाल जो मैंने लिखा 3% सिलिकॉन 57% लो, अब इसमें एक और लपड़ा है। परीक्षा में एक सवाल दिया, मुझे तो ये लगता है कि बोर्ड ने उसका आंसर माना है वो, लेकिन हमने भी किताब लिखी वो गलत है। वो बोर्ड हिमाचल प्रदेश में सवाल आया था, एचपीएसएससी हरियाणा का नहीं, हिमाचल प्रदेश का सवाल था। उन्होंने जो आंसर माना वो 7% सिलिकॉन 93% स्टील माना, वो गलत है। आप थोड़े दिन बाद मेरे पास लेके आओगे जब आप किताब पढ़ोगे, मैं आपको पहले कह देता हूँ, समझ गए। तो उस किताब में लिखा हुआ है, लेकिन वो क्या है, गलत है। क्योंकि ये जो आंकड़ा ना ये निमी में एग्जैक्ट, इसलिए आंकड़ा यही रखना आपको। हिस्ट्री हानि को कम करने के लिए किसकी मात्रा मिलाई जाती है, सिलिकॉन की। मात्रा कितनी होती है, 3.8 से 4.6। सामान्य मशीनों में ये मिलाई जाती है। 1 से 4% आया था तो डीएमआरसी में ऑप्शन था, ये अपनी किताब में भी एक जगह और लिखा हुआ है। पॉवर धारा हानि को कम करने के लिए क्या करते हैं, लेमिनेटेड पत्तियों से निर्मित करते हैं। मोटाई कितनी होती है, 0.35 से 0.5। लेमिनेटेड पत्तियों को हम क्या बोलते हैं, स्टैंपिंग। और किसे बोलते हैं, स्टैंपिंग। लेमिनेटेड पत्तियों को क्या बोलते हैं, स्टैंपिंग। क्या बराबर से क्या हुआ, टीवी। ओके,
फेराइट उच्च एवं अति उच्च आवृत्ति के लिए काम में लिया जाता है, वायु कोर उच्च आवृत्ति के लिए, इस और फेराइट है उच्च और अति उच्च दोनों के लिए। वायु कोर में आयरन या कोर हानि नहीं होती, फेराइट में कमजोर चुंबकत्व प्राप्त होता है। ये हमने देखा था भाई, ये बात हमने कल डिस्कस की थी आराम से कि जब दोनों आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, फेराइट, क्योंकि ये उच्च और अति उच्च दोनों में काम में ली जाती है, ये केवल उच्च आवृत्तियों में ली जाती है। और मैंने फिर आपको एग्जाम दिया था माइक्रोवेव में फेराइट काम में ली जाती है। तेरा ही सवाल था फेराइट लेते कहाँ है, किसका था सवाल, मेरा ही, तो तेरा ही सवाल था कि इसने कहा था सर ये तो लेते हैं फेराइट लेते कहाँ, मैंने कहा माइक्रोवेव में जहां उच्च आवृत्ति होती है। अब बता तू मुझे सवाल, माइक्रोवेव में आवृत्ति होती कितनी है, माइक्रो ओवन में मेगाहर्ट्ज होती है। मैंने एग्जैक्ट आंकड़ा लिखा, बता क्या है, पंचायती पूरी दुनिया का करता है, आंकड़ा याद है नहीं, परीक्षा वाला आंकड़ा पूछेगा, लिखा है ना हमने, क्या था 2450 मेगाहर्ट्ज, यही था माइक्रो ओवन में। माइक्रो ओवन आपने उपकरण पढ़े नहीं पढ़े, माइक्रो ओवन आया कहां, उपकरण में आया, वहां 2450 मेगाहर्ट्ज था ना भाई, इस टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, बिल्कुल सही बात है, और 2450 मेगाहर्ट्ज। और ये तुझे इसलिए पूछा हूं क्योंकि तूने मेरे से कल सवाल पूछा, ये तुझे मैंने उत्तर दिया, दूसरे दिन वापस तू ही पूछ रहा है, हैं? क्रोड का कार्य क्या है, क्रोड का कार्य चुंबकीय फ्लक्स को पथ प्रदान करना, इसके बारे में एक मेन मुख्य कार्य दिया है, लेकिन इसके बारे में हम क्रोड प्रकार से वर्गीकरण पढ़ेंगे ना तो और पढ़ेंगे, क्योंकि हमने देखो सेल टाइप, कोर टाइप, बेरी टाइप पढ़ेंगे, तो हम वहां पर दिखाएंगे कि ये हमारे पास किस प्रकार वर्गीकरण करेगा। फिर हमें देखो आपको ध्यान हो तो हमें क्रोड का आकार भी पढ़ना, भी तो एम प्रकार का भी होता है, एफ प्रकार का भी होता है, यू और आई भी होता है, तो वो सारे वो भी पढ़ने हैं। हमने अभी केवल पदार्थ देखा था, और ये हमने क्यों देखा, मैं आपको कारण मैंने बता दिया कि मैंने जो भी आज मैंने कल भाग जो पढ़ाया वो एकदम आपको ट्रांसफॉर्मर का बेसिक नॉलेज दे दी, पूरी बेसिक नॉलेज दी। बेसिक नॉलेज देने के बाद में आज जो नॉलेज है वो एडवांस नॉलेज है, जिसमें ट्रांसफॉर्मर से ज्यादा कैलकुलेशन पर निर्भर रहना पड़ता है। ट्रांसफॉर्मर आज ज्यादा, ट्रांसफॉर्मर के बारे में आज ज्यादा नहीं सोचोगे, आज सोचोगे पूरा कैलकुलेशन के बारे में, सिस्टम ऐसा है। और कल हम ट्रांसफॉर्मर के भाग पढ़ेंगे पूरा, उसके बाद के जो 2 दिन पढ़ेंगे उसमें ट्रांसफॉर्मर के आकार, कार्य प्रणाली, मतलब संयोजन, वो सारे भाग देखेंगे। तो आज हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज रेगुलेशन तक टारगेट है, तो हम वोल्टेज रेगुलेशन तक पढ़ेंगे, लेकिन जहां तक पढ़ पाए पढ़ लेंगे, जब तक पहुंचेंगे, है कि नहीं। तो इसका उद्देश्य ये होता है, क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना, मैं ये पहले क्यों लिखा, फिर मैंने ये भी कारण बता दूं, क्योंकि मैं थोड़ी देर में लिखूंगा हानियां, लिखूंगा ना भाई, तो मैं कहूंगा हानि होती है लोह हानि और ताम्र हानि। लोह हानि होती किसके कारण है, क्रोड के कारण, तो क्रोड बनी हुई किसकी है, लोहा की, इसलिए हानि कौन सी है, लोह हानि। बात बतानी पड़ेगी, इसको चुंबकीय हानि भी कहते हैं, कोर हानि भी कहते हैं, मूल हानि भी कहते हैं। सिद्धांत कौन सा है, अन्योन्य प्रेरण या फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या सह प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण, ठीक, इस सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर हमने ये देखा था कि फेराडे का द्वितीय नियम होता है, किसी धारावाही चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को काटा जाता है तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती है, यानी ई समानुपाती डी फाई डी, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, E बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अब इसके बाद हमने फ्लक्स के बारे में देखा था, तो V1 और E1 के बीच कोण कितना डिग्री होता है, 180। तो सप्लाई वोल्टेज और इंड्यूस्ड ईएमएफ के बीच कोण कितना डिग्री होगा, 180। सप्लाई वोल्टेज और सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ के बीच कितना कोण होगा, तो भी 180 है। ये सवाल भी पूछा हुआ है, V1 और E2 सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ का सप्लाई वोल्टेज के साथ फेज अंतर कितना डिग्री है, 180। प्राथमिक वोल्टेज का इंड्यूस्ड ईएमएफ और प्राथमिक का सप्लाई वोल्टेज के बीच फेज कितना है, तो भी 180 है कि नहीं भाई, ये 180 है। फिर हमने सूत्र ज्ञात किया था, सूत्र मैंने आपको समझाया था कि इसमें ई एवरेज ज्ञात करने का मतलब होता है लपेटे गुणा दिए गए फ्लक्स में परिवर्तन बटा दिया गया समय। जिस प्रकार V बराबर Vm sin ओमेगा t होता है, फाई बराबर फाई m sin ओमेगा t होता है। तो फ्लक्स यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ माइनस का है। अब मैक्सिमम प्लस फाई m से माइनस फाई m की दूरी कितनी हो जाएगी भाई, 2 फाई m। तो हमने फ्लक्स में परिवर्तन क्या लिख दिया, 2 फाई m, यहाँ दिक्कत नहीं है। जब प्लस फाई m से माइनस फाई m तक आया तो समय कितना लगा, t बटा 2, t बराबर क्या होता है 1/f। तो मैंने t की जगह 1/f लिख दिया, तो हमारे पास क्या है 1/2f हो गया, नहीं हो गया। तो मैंने समय की जगह लिख दिया 1/2f, 2f गया ऊपर, 4 फाई f n आ गया। ये ई एवरेज है। आरएमएस क्या आएगा 4.44 फाई एफ एन, क्यों आएगा, फॉर्म फैक्टर से गुणा होगा। और आरएमएस और एवरेज के बीच संबंध स्थापित करने वाले को क्या कहते हैं, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर मान होता है कितना 1.11, जिसके कारण हमारे पास आरएमएस मान आ गया। फिर हमने ये देखना, ये इसको वापस इनको समझाना है, ठीक है भाई। तो मैं ये वापस समझा देता हूँ जो आपको ये कंडीशन लिखाई गई है ना भाई, ठीक है। एक मिनट, आपको सबसे पहला मेरा सवाल ये है, आप इनमें से कौन सी कंडीशन समझनी, मैं एक को समझाता हूँ, एफ है ना, ठीक है। सबसे पहले पूछी जाती है, इनका सवाल ये है केवीएल समानुपाती एफ। आप बताओ P बराबर E गुणा आई होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो P बराबर E गुणा आई होता है। E का मान हमारे पास क्या क्या है बताओ, 4.44 फाई एफ एन गुणा आई। तो बताओ P समानुपाती F हुआ कि नहीं हुआ। P क्या है, पावर, किस में लेते हैं, केवीए में, हो गया। तो ये तो मैंने वापस आपको समझा दिया।
अब इसमें कोई सा भी नहीं है तो मुझे बता, मैं एक एक समझा दूंगा आया कैसे। हाँ, ये तब होता है जब आप ई बराबर करते हो। मैं आपको वापस और ये भी बता देता हूं, जब आप कहते हैं भाई पावर में परिवर्तन नहीं करना, पावर क्या कर दिया, नियत। जब पावर को आप नियत कर देते हैं तो इसी में देखो, अभी तक वाले में तो आपने पावर को नियत नहीं किया था, पावर को नियत कर देते हैं तो होगा क्या, इसको लिखते हैं P बराबर 4.44, फाई की जगह क्या लिख दूंगा, B गुणा A गुणा F गुणा N गुणा I। हो गया भाई, ठीक है। आप मुझे ये कहते हैं पावर नियत है, पावर में कोई चेंज नहीं करना, मेरे पास 50 केवीए का ट्रांसफॉर्मर ही है, आकार मतलब पावर में कोई बदलाव नहीं करना है, लेकिन आवर्ती बदलता हूं या आकार बदलता हूं तो आवर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आवर्ती बदलता हूं तो आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये तो आपके ये नियत है, फ्लक्स नियत है, एन नियत है, आई नियत है। तो आप क्या कहेंगे, 1 समानुपाती ए गुणा एफ हुआ कि नहीं हुआ, तो 1/f समानुपाती क्या आ गया भाई, ए। ये कब हुआ, जब हमारे पास ये जब कंडीशन लिखते हैं तो आप लिखते हैं कि इसकी समता नियत है, तो पावर क्या है भाई, नियत। ये कब ली जाती है, जब पावर क्या होती है, नियत। तो पावर नियत है, कंडीशन आई कि नहीं आई, आ गई। और यदि पावर नियत नहीं है, आप कहते हैं भाई पावर एरिया पर डिपेंड करता है, तो देखो P समानुपाती ए भी आ रहा कि नहीं आ रहा, यहां से P समानुपाती ए आ रहा कि नहीं आ रहा, केवीए समानुपाती, बड़े आकार के ट्रांसफार्मर की केवीए रेटिंग क्या होती है, अधिक होता है कि नहीं होता है। लेकिन यदि केवीए नियत करते हैं, केवीए नियत हो जाए तब ये कंडीशन लगती है, कब लगती है, केवीए नियत हो जाए। P का मतलब केवीए, केवीए क्या हो जाए, नियत, केवीए नियत है। एक मेरे पास, जैसे मैं आपको ये सवाल ऐसा है, एक 100 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर है, एक 50 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर है, दोनों की केवीए क्षमता मान लो 5 केवीए है, दोनों की केवीए क्षमता बराबर है, केवीए क्या हो गया, नियत। अब पूछा है कि हमारे पास उच्च आवृत्ति के ट्रांसफार्मर क्या होंगे, तो आपके ये आकार में छोटा होगा, ये आकार में क्या होगा, बड़ा। ये सवाल है, ये पूछा हुआ ना, ये सवाल, ये कब होता है, जब पावर क्या होती है, नियत, केवीए क्या होता है, नियत। कैसे, मतलब इसी से संबंध बनेगा, कैसे भी घुमाओ संबंध इससे बनेगा। आप कुछ भी पूछो मैं सारे सेटिस्फाई करूंगा कंडीशन, उसी से कंडीशन बननी है। किसमें, इसमें, इसमें ए की जगह क्या रख दूं मैं, ए की जगह 1/f में नहीं लिख सकता, क्योंकि तब होता है जब पावर क्या है, नियत, और आप यहां पावर ही बदल रहे हो, पॉसिबल कैसे हुआ। ये तो दोनों में पावर क्या हो रही है, चेंज, और ये तीसरी कंडीशन में पावर क्या है, नियत, ये फर्क है। आप तो सीधी वैल्यू उठा करके कंडीशन तो ली नहीं साथ में, कंडीशन भी तो लेनी पड़ेगी। इन दोनों में पावर क्या हो रही है, चेंज, आकार बढ़ाओगे पावर बढ़ती है, आवृत्ति बढ़ाओगे पावर बढ़ती है, लेकिन जब पावर नियत हो तो ये दोनों काम नहीं करेगी ना, तो हमारे पास ये कंडीशन लगती है, जब पावर क्या हो, नियत हो, कंडीशन ये है। यदि नियत पावर है तो उच्च आवृत्ति के ट्रांसफार्मर आकार में छोटे होते हैं। ये सवाल आया हुआ है, मिलेगा आपको, आया हुआ है सवाल। ये बहुत अच्छा सवाल एक बच्चे ने पूछा है, ई क्या है, मर जाओ अब, पूरा रोया कल भी ई, आज भी ई, लास्ट में बताइए ई खुद क्या है। इतना सूत्र लिखे, इतना फेराडे को लाके घुमाया, इतना ईएमएफ इंड्यूस किया, इतना फेजर डायग्राम बनाया, अब की ई से लेके लास्ट में आया क्या, ई क्या है, सवाल देखो तुम। फिर यही ऐसे बच्चे होते हैं क्या कहेंगे, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। हाँ, इसको मैं वापस समझाने का मतलब है नहीं, मैंने पूरा पूरा आराम से समझाया। अब फिर भी इसमें कोई कंडीशन नहीं समझ में आई, बताओ, इधर लिखी हुई है, यहां से सब निकल के आएगा, यहां से सब निकल जाएगी, कोई भी समझ नहीं है, पूछ लो भाई। जेड वाली, दोनों तरफ सेकेंडरी में और प्राइमरी में पावर क्या होती है, बराबर, P बराबर I² R होता नहीं होता है, लेकिन डीसी में R लिखते हैं, ऐसे में क्या लिखना होता है, जेड। R लिखना R ही लिख दो, लेकिन R की जगह जेड उपयुक्त होता है। क्यों जेड उपयुक्त होता है, क्योंकि R और X दोनों इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, R और X दोनों क्या होते हैं, शामिल, तो आपने क्या लिख दिया, जेड। ऐसे R1 R2 लिख दो, कोई गलत तो क्या है, लेकिन फिर क्या है कि एक्चुअल में एससी के अंदर R सीधा लगने के बजाय आपको क्या लिखना चाहिए, जेड, ठीक है। तो मैंने I² Z1 I² Z2 लिख दिया। अब ये I2 नीचे आ गया, तो ये Z1 इधर नीचे चला गया, तो I1 बटा I2 का स्क्वायर है, तो Z2 बटा Z1। I1 बटा I2 करूंगा तो कितना आएगा बताओ भाई, I1 बटा I2, तो दोनों तरफ वर्गमूल लिया, वर्गमूल लिया तो क्या आया, Z2 बटा Z1, और Z2 बटा, वो मैंने आते ही आज एक कंडीशन बताई थी, मैंने कहा था आपको 360 में से, मतलब 386 में से 360 सवाल होंगे, 26 सवाल नहीं होंगे। 26 सवाल जो नहीं होंगे ना, वो सवाल है जैसे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में एलवीएस 2022 में सवाल पूछा है, ये आते ही मैंने डिस्कस किया था, वो आर और एक्स का, वो आपसे सीधा नहीं होगा, वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, करूंगा सवाल, लेकिन बीच में करूंगा तो आप न्यूमेरिकल करना भूल जाओगे। मेरा अलग डर है खुद का, मैं रियल बताऊं, क्योंकि जो चीज अपनी सीधी सिंपल भाषा में, वो सवाल एक उन्होंने पूछा, एक पूछा यूपी आरवीएनएल ने, टोटल सवाल है ये 5, आई थिंक 5 होना चाहिए लगातार ये, ठीक है। एनवीएस में एक ही सवाल में 3 पूछे थे, चित्र एक ही दिया तो उसमें 3 सवाल पूछे थे, एनवीएस 2022 के मामला है। इसको मैंने ये भी कहा, ये सवाल था बीटेक लेवल का, रियल बात है, ये सवाल था भी कौन से लेवल का, बीटेक लेवल का। अभी मैं आपको बताऊंगा ना, तो प्राथमिक का एक्स पर, सेकेंडरी का आर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप इनको भूल जाओगे, इसलिए मैं इसको भूलने नहीं देना चाहता। पहले मैं सारा ये करूंगा, मैं वो सवाल लास्ट में करूंगा, मैंने खुद नहीं आते बता दिया था, आपके बिना पूछे पहले बताया, मैंने कहा आपको 386 में से 360 सवाल होंगे, सभी सवाल नहीं होंगे, बता देता हूं डायरेक्ट, अभी नहीं होंगे, कारण वो है
अब वो न्यूमेरिकल मैं करूंगा सबसे लास्ट में, वो न्यूमेरिकल अभी मैंने बीच में कराया ना, तो बच्चे इन न्यूमेरिकल को करना भूलेंगे, जो कि ठीक नहीं है कि नहीं भाई ये मामला, क्योंकि उसको मैंने ट्राई किया था एक बार बीच में कराने की, ऐसे नहीं, मैं तो इस तजुर्बे से पहुंचा हूं। एक बार पेज में मैंने ट्राई किया, मैंने कहा इसको कराता हूं बीच में, फिर मैंने उसको कराया, बच्चे कह रहे पता नहीं, फिर वो बेसिक सवाल नहीं कर पाए जो इससे डायरेक्ट हो रहे हैं, फिर वो दिक्कत क्यों करूं, पहले ये तो करूं सही, इसलिए गड़बड़ नहीं करेंगे अपन। अब आया सवाल अपने पास, एक एक सवाल आप करते जाओ, न्यूमेरिकल करने हैं शुरुआत में, जैसे जैसे जिस जिसके न्यूमेरिकल आते जाएंगे न्यूमेरिकल करते जाएंगे। सत्रह 18 सवाल है न्यूमेरिकल के, आप ये मान के चलो आपको एक्टिव रहना, न्यूमेरिकल करना है, और आज न्यूमेरिकल पूरे हो जाएंगे। आठ सौ केवीए 400 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर है, तो 50 हर्ट्ज पर संचालित इसका केवीए क्या होगा। आपने अभी अभी ये पढ़ा था कि जो केवीए का मान है वो हमारे पास आवर्ती के क्या होता है, समानुपाती होता है, नहीं होता है। तो आपको 50 हर्ट्ज पर केवीए पूछा है, तो यानी आप लिखोगे केवीए 2, केवीए क्या लिखोगे 2 बटा केवीए 1, समानुपाती का गुण है केवीए 1, बराबर क्या लिखोगे आवर्ती 2 बटा आवर्ती 1। आपको ज्ञात क्या करना है, 50 हर्ट्ज पर ही तो केवीए निकालना है, 800 केवीए है कितने हर्ट्ज पर है, 400 पर, ठीक है। तो आप केवीए 2 ज्ञात करेंगे, आप केवीए 2 आप क्या करोगे ज्ञात, ठीक है। पहले केवीए का मान कितना दिया बता भाई 800, ठीक है। आवर्ती आपको अभी कितनी दी, F2 कितनी है 50 और F1 कितनी है 400, ठीक है। आप इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। बताओ केवीए 2 का मान आया कितना, आप खुद बताओ कितना है भाई 100, ऐसे हो गए 100। नहीं तो सिंपल आपने ये लिखा ही है केवीए जो आवर्ती के समानुपाती है, पहले आवर्ती 400 थी तो केवीए कितना है 800, दुगुना है कि नहीं है। अब केवीए 50 आवर्ती 50 है तो केवीए दुगुना कर दो कितना हो जाएगा 100, सीधा ऐसे ही हो गया देखते ही भाई 400 का कितना हुआ 800, तो 50 का कितना होगा 100, क्योंकि नेचर कौन सा है समानुपाती। किसे किया तूने, हाँ हाँ कैसे किया, आकार तो इसमें दिया ही नहीं। ट्रांसफॉर्मर की क्षमता केवीए में होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आकार तो दिया ही नहीं ना, आपने आकार से कैसे किया समझो। आपने लिखा कि आपने ऐसा किया, मैं बता दूं, इन्होंने ऐसा किया कि केवीए समानुपाती 1/A, ये क्या ए लिखा है भतीजे, ठीक है तूने कर लिया, ओके डन, हम मान लिए। मुझे लगता है कि बिहार जाने के बाद तेरा माथा फिर गया है, सीधा सीधा सवाल को मुझे पता नहीं, जब आवर्ती और केवीए दिया तो तू तीसरा क्यों लगा रहा बीच में, जब दिया ही दो चीज है। मैं तो ये कह रहा हूं क्यों लगाना, क्यों एक्स्ट्रा ऊपर नीचे करना। आवर्ती के ऊपर केवीए पूछा, आवर्ती चेंज करने पर केवीए पूछा, तो आवर्ती और केवीए का संबंध हमने दिया है, बात खत्म हो गई। नहीं गए बेटा, तुम्हारा वो है भी गलत, लेकिन मैं समझाना चाहता भी नहीं। अब मैं आपको ये बताऊं वो है गलत, मेरे समझ में आ गया वो, तुम जिस जो कंडीशन तुमने लगाई उस कंडीशन की बेसिक नीड ये है कि केवीए समान होना चाहिए, जबकि यहाँ केवीए चेंज हो रहा खुद, तुम्हारा सवाल ही गलत, उत्तर ही गलत है। अब क्या है मैं उस लेवल पे आ चुका हूँ थकने वाले पे। अगला सवाल, ये टेक्निकल हेल्पर का सवाल है। आप मुझे ये पूछोगे सर इतना भाग कौन देंगे, कौन दिलाएगा, हेल्पर वाला नहीं दिलवाया है भाग। फायदा एक चीज का बड़ा होगा, आपने न्यूमेरिकल इनको मन से करोगे ना, फॉर्मूला एक बार ही नहीं भूलोगे जिंदगी में। यदि आपने इसको मन से न्यूमेरिकल कर लिया तो फॉर्मूला बोलने का चांस ही नहीं है। आपको दिया क्या है 1500 वोल्ट, 50 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़े हुए हैं, ठीक है। 250 प्राथमिक टर्न है। मुझे जहां जहां समझ में आया मैं वो लिख देता हूं, मुझे ये समझ में आया E1 लिख दूं या V1 लिख दूं, एक ही बात है, बताओ कितना वोल्ट है भाई 1500, आवृत्ति कितनी है 50 हर्ट्ज। वैसे लिखना तो इसको V1 ही चाहिए कायदे से, तो V1 लिख देता अपन, क्या होता है सेम ही, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, केवल फेज अंतर का मतलब होता है 180 डिग्री का, और वो अपने कौन चाहिए नहीं इधर। 250 प्राथमिक टर्न है, प्राथमिक टर्न कितना है भाई 250, सेकेंडरी टर्न कितने हैं 50, और पूछा क्या है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में अधिकतम फ्लक्स ज्ञात करो, हो जाएगा। आपको ईएमएफ का सूत्र लगाना है,
विद्युत वाहक बल का क्या लगाना है सूत्र, क्या होता है? मैंने आपको ये कहा था कि E1 और V1 तो एक ही बात होती है, यही कहा ना भाई। तो आप कहेंगे हमारे पास सूत्र ये होता है E बराबर 4.44 अब ध्यान से देखो, ये E है और ये N है, मुझे ज्ञात करना मैक्सिमम फ्लक्स, इसको ज्ञात करना है। ज्ञात तो इसी को करना है ना भाई, ध्यान से देख लो भाई, बाद में नोट कर लेना। ज्ञात किसको करना है? मैक्सिमम फ्लक्स को, इसको ज्ञात करना है मुझे। तो बताओ कि मेरे पास इसको ज्ञात करना है तो E भी होना चाहिए, F भी होना चाहिए, N भी होना चाहिए। E1 आएगा तो N1 आएगा, E2 होगा तो N2 होगा। N2 तो है मेरे पास लेकिन E2 तो है ही नहीं, तो मैं N2 नहीं काम लूंगा, क्या लूंगा मैं? N1 और E1। ये मैंने समझा के लिया आपको काम है। मैं लेने में तो N2 भी ले सकता हूं लेकिन मेरे पास E2 नहीं है। E2 है क्या? तो E2 नहीं, मैं फ्लक्स ज्ञात कहां से करूंगा? इस पूरे समीकरण में ज्ञात राशि केवल एक ही हो सकती है, वो तो फाई है, बाकी सब क्या होना चाहिए? ज्ञात। अब E का मान रखो कितना है? 1500 बराबर 4.44 गुणा फाई इंटू F आवृत्ति कितनी है? 50 इंटू N1 कितना है? 250। ठीक है, अब 250 को इससे काटा, आपको काटना आना चाहिए, 6 बार जाएगा। पॉइंट को इससे काटा तो नीचे आएगा 100, 50 इसको काटा तो आया 2, ठीक है, 2 इधर जाएगा तो 6 दूना 12। तो फ्लक्स जो आएगा वो मैंने लिखा 12/444, 4 से काटा तो 3/111 आया। अब मैं दूंगा भाग, 3 में भाग गया नहीं, 10 हो गया, अब बन गया 30, 30 में गया नहीं 0, अब बन गया 300, 300 में कितनी बार गया? 2 बार, 0.02 किस में आया? बस। न्यूमेरिकल करने के लिए कैलकुलेशन आना चाहिए भाई आपका, मतलब कैलकुलेशन बिना न्यूमेरिकल कैसे करेंगे? सर डीसी विद्युत धारा को स्टेप अप स्टेप डाउन कैसे करें? इसको तो ट्रांसफार्मर की सहायता से कर लिया, उसे कहते हैं बक बूस्टर के द्वारा चॉपर विधि है। डीसी को कम ज्यादा करने की विधि कहलाती है चॉपर विधि, जो डीसी परिवर्तन करने की विधि होती है। एसी लिए ट्रांसफार्मर काम लिया तो डीसी लेते हैं चॉपर, बक बूस्टर कन्वर्टर भी हो जाता है ना भाई। न्यूमेरिकल करना जरूरी है, न्यूमेरिकल कर लिया तो सब याद है और ये करवा के रहेंगे। आज और कोई से भाग नहीं, आज यही भाग है, और सारे के सारे सवाल रामायण में है, सारे परीक्षा में आए हुए ही करवा रहा हूं। परसेंट मत लिखो, जगह छोड़ दो, मैं ऐसे इधर डाल देता हूं नंबर बोले आपके, तो मैं डाल दूं नंबर। परसेंट लिखने का टाइम मत लगो, इतना अपने पास टाइम थोड़ी है, इतना टाइम नहीं, बोले आप जगह छोड़ दो, बाद में लिखते रहना सवाल। सवाल लिखने का अपने पास टाइम नहीं है, और सवाल लिख हम कौन सा तीर मारते हैं, हमें करना सॉल्यूशन। सवाल लिखना होता है ऐसे, ऐसे मुझे टाइम लगाना होता है, मैं खुद लाता, पहले मैं लिखता फिर आप लिखते, 1 घंटा हो जाता है, 5-7 सवाल कर लेते निकल जाते। सॉल्यूशन लिखा नहीं लिखा पहले ये बताओ? नहीं लिखा तो लिख लो, और आगे से सवाल नहीं लिखना कोई सा भी, सवाल में नंबर लिख दूंगा, वो नंबर लिख देना आप। अपने पास टाइम है नहीं सवाल लिखने का, टाइम लगता है बहुत, नंबर डालो बात खत्म करो। I1/I2 कैसा है बराबर E2/E1 कैसा है? रिपीट करो, रिपीट मैंने बहुत किया भाई, तो राजेंद्र कहाँ से आया अब तू, ऐसे क्यों कर रहा है तू? जब तक मैंने रिपीट करा तब तक तो पूछा नहीं, फिर मैंने 2-3 न्यूमेरिकल कराने लगा तब तू आया वापस। अब ऐसे थोड़ी होता है, कल भी तो कराया था, और वो तो मुश्किल भी नहीं है। एन है तो ई है, नंबर ऑफ टर्न बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, और वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा घटेगी, तो वोल्टेज की तुलना में धारा क्या कर दो? उल्टी, खत्म मामला। नंबर ऑफ टर्न और वोल्टेज क्या होता है? समानुपाती, N2/N1 तो E2/E1। वोल्टेज बढ़ता तो धारा क्या होती है? घटती है, तो धारा को क्या करते? वोल्टेज से उल्टा। याद रहता नहीं रहता? अब लिख लिया आपने, अगला सवाल। करो, खुद से ट्राई करो, कोई किसी का नहीं देखेगा। आप अपनी कॉपी का पन्ना पलट के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का सूत्र देख सकते हो, वो छूट है। लेकिन मेरा इसमें इंटेंशन सूत्र का नहीं है, मेरा इंटेंशन है कि आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए जिसे सवाल करें आसान होता है ये। तब कोई सही, मशीनों के कोई न्यूमेरिकल टब नहीं है, मशीनों के न्यूमेरिकल है फ्री के, बस हिम्मत करनी होती है। कुछ एक सवाल आते हैं, कुछ एक पूरा डरेंगे थोड़ी ना भाई। कर दिया घोटाला। सूत्र देखो, सूत्र वापस पन्ना पलटो, सूत्र देखो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का सूत्र देखो। सूत्र जब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का लिखा है तो मैंने ये लिखा था E2/E1 बराबर लिखा था I1/I2। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो मुझे तो I2/I1 दिया इन्होंने, क्या दिया इन्होंने? इन्होंने उल्टा दिया कि नहीं दिया? मैं इसको उल्टा कर देता, पूरा पूरा उल्टा कर दूंगा, ये क्या हो गया? E1 और ये क्या हो गया? E2। तो ये हमारे पास क्या आएगा? I2, और ये हमारे पास क्या आएगा? I1। आया नहीं है? तो E1 मुझे ज्ञात करना है, करना है नहीं करना? E2 का मान कितना है? 100।
और I2/I1 का मान कितना है 2, ठीक है। 2 गुणा 100 कितना आया, बताओ, कुछ भी नया काम नहीं किया, सिंपल किया हमने तो। I2/I1 बराबर क्यों होगा, ये बटम है। यदि I2/I1 हमें दे रखा है 2, तो इसका मतलब है I1/I2 आपने उल्टा किया है तो 1/2, सिंपल गणित। तो तू झूठ मेरे से बहुत बोला है, तूने कहा कि तू क्या सीखा है, तू क्या फिजिक्स क्या सीखा तू क्यों यहां से तू बिहार गया तो तुझे उल्टा करना नहीं आया। मैं तुझे देखता हूं तो मुझे, और वहां क्या राजस्थान की क्या छाप रही है, हमने भेजा तो किसको भेजा। मैं सिंपल कह रहा हूं, मैंने आपके ऊपर, मैं तो इसमें सिंपल कह रहा हूं, इतना सूत्र भाई हमने सूत्र पढ़ा कौन सा, ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा। लेकिन परीक्षा में इन्होंने क्या लिखा, I2/I1 क्या लिखा है, उल्टा लिखा है। जब इनको उल्टा लिखा तो हम भी इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, हो गया सवाल। कितना सिंपल हो रहा है। है कि नहीं। अगला करो सवाल, आराम से करो भाई। अब देखो कि 220 वोल्ट एसी से 24 वोल्ट एसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के गेयरों का अनुपात अवश्य ही होगा, क्या होगा। और ये मुझे ऐसा कहें तो मैं कहूंगा भाई गेयरों का अनुपात होता है N2/N1, N2/N1 है बराबर भी क्या होगा भाई, E2/E1। ये होता है कि नहीं होता भाई। तो K बराबर E2 का मान कितना है 24, E1 का मान कितना है 220। तो ये ऑप्शन हो गया डी, और उत्तर होना यही चाहिए। यदि पर्सन वाले ने ऐसा नहीं किया है, मतलब हमारे किताब में भी ऊपर नीचे है तो वो गड़बड़ है। क्यों होना चाहिए, क्योंकि स्टेप डाउन लिखा है। स्टेप डाउन लिखते ही आप क्या कहते हो, के का मान 1 से छोटा होना चाहिए। वैसे मैं इसके के बारे में एक बात बता दूं, सवाल आया था 2014 में या 2012 2014 में आया था। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के का मान स्टेप अप में क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। लेकिन उस पर्सन उन्होंने डिलीट मान लिया था, डिलीट मान लिया 2014 में माना था डिलीट। इसको पता नहीं उसको के को डिलीट मानने का कारण था, शायद म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी तो के आता है, इधर भी के आता है। उन्होंने कारण तो पता ही नहीं क्यों डिलीट माना, लेकिन इसको डिलीट मान लिया था। लेकिन होता यही है, मानो डिलीट मत मानो, क्या होता होता यही है। तो के का मान 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा आने का मतलब ये होगा नहीं। ये कब आंसर होता, जब इससे लगभग आधा होता। इससे लगभग क्या होता, आधा। ये तो आधा से बहुत कम है, ये भी नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक उत्तर ये करेंगे। और परीक्षा में इतना टाइम लगाना होता है। तीनों तो गलत हो गए ना भाई, लॉजिक से कर लो। ये 220 110 होता तो 0.5 आता। ये तो 110 से भी छोटा है, तो 0.5 से भी क्या आएगा छोटा, एक ही बचा, और कोई बचा ही नहीं। बाकी आपकी इच्छा है, भाग देके देख लो। वो पहले वाला कितना नंबर था, 3, ये लिख लो 4 नंबर, लिख लिया। हाँ भाई, ये सवाल करो। आप एग्जाम हॉल में होते तो आप इसको ज्ञात करने के लिए प्रति टर्न वोल्टेज इजी पड़ता है, सब अलग अलग है। और प्रति टर्न वोल्टेज ऐसे इजी पड़ता है कि प्राथमिक में कितने चक्कर है भाई 500, और प्राथमिक वोल्टेज कितना है 120। और प्रति टर्न वोल्टेज मुझे, मैंने क्या बताया, वोल्ट प्रति टर्न को मैंने फॉर्मूला भी लिखा था, बताओ क्या था, वोल्ट प्रति टर्न। मैंने ये लिखा था, यदि E1 होगा तो N1 का भाग जाएगा, और E2 होगा तो N2 का जाएगा। तो बताओ आपके पास क्या E1 है ना 120, N1 कितना है 500, भाग दोगे तो कितना होगा, 0 से 0 कटा, 2 से गुणा करोगे 100, 24.24 आया कि नहीं आया, 0.24 वाला मैं कर दूंगा उत्तर, खत्म सवाल। परीक्षा इतनी मांगती है। अब आपका ज्ञान ये मांगता है 48 आया नहीं आया, इसी से करो ना, ऐसे एक नहीं है। एक तो ये हो गया हमने वोल्ट प्रति टर्न से कर लिया, दूसरा ये कौन 500 है क्या, ठीक है। दूसरा सेकेंडरी वोल्टेज का टर्न ज्ञात करो। तो सेकेंडरी वोल्टेज का टर्न ज्ञात करना आप क्या लिखेंगे, नहीं वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज का सेकेंडरी वोल्टेज ज्ञात करना, E2/E1 बराबर क्या हो जाएगा N2/N1। E2 तो ज्ञात करना है, E1 का मान कितना है 120, N2 सेकेंडरी का चक्कर कितना है 200, प्राथमिक का चक्कर कितना है 500। तो देखो भाई, 1 0 से 1 0 काट दो, 50 से काटा था यह 4, और 12 चौक 48,
हो गया कि नहीं हो गया? कैलकुलेशन करनी आपको आनी चाहिए, काटा पीटी आपको आना चाहिए। आप ऐसे मत सोचना आपने ऐसे कैसे काट दिया, वो मुझे आता है। आपको भी गुणा भाग आना चाहिए, गुणा भाग है कैलकुलेशन। एक्चुअल में क्या है कि हमें जो मैथ अच्छे से पढ़ाई थी ना, ये मैथ का बहुत कमाल है। मैथ हमें जो अच्छे से पढ़ाई थी ना, 9th-10th में पढ़ाई थी। जो हमें टीचर पढ़ा रहे थे 9th-10th में मैथ बहुत अच्छे से पढ़ाई थी। मैंने कई क्लास में उसके बारे में बताया है। उनको क्या, वो हमारे गाँव के ही थे, पास के गाँव में लगे हुए थे। तो उनको क्या है कि सांस की तकलीफ थी, दमा की शिकायत थी। तो ज़्यादा कार्य करने पर सांस उड़ जाता ना भाई, तो वैसी प्रॉब्लम थी। तो वो क्या करते थे, ऐसे चेयर पे बैठ रहते थे, ऐसे ब्लैक बोर्ड होता ना, इस बोर्ड के इस कोने पे बैठ रहते थे। वो खड़े होकर नहीं पढ़ाते थे, मैथ पढ़ाते थे। आराम से सवाल बोलते थे, सवाल किताब में पर्सन वाले में लिखा होता था, किताब में सरकारी स्कूल मिलती थी, तो वो किताब सबके पास होती थी। वो पर्सन बोलते थे, फिर समझाते थे। फिर वो इतने से कोने में समझाते थे, क्योंकि उनको खड़ा होकर पढ़ाया नहीं जाता था। तो इतने से कोने में समझाते थे, समझाते बहुत आराम से थे, समझो के काट देते थे। तो कहता सर लिखना है कि समझ में आया कि नहीं आया, कि समझ में आ गया तो खुद ही लिख लो, कि नहीं आया, नहीं आया तो लिख के क्या करोगे? मैथ है ना, गणित में नहीं समझ में आया तो उतार के क्या करोगे? फिर आ गया तो खुद ही लिख लो वापस। जब आई गया आपको समझ में, जब प्रतिशत निकालना आई गया कि 40-80% कैसे याद करें, आई गया तो खुद ही कर लो, नहीं आया तो लिख के क्या करोगे? तो वो ऐसे करते थे, जिसके कारण बहुत सारे बच्चों को तकलीफ होती थी। लेकिन क्या है कि जो एक्टिव रहता है वो देखता था, वो समझे, बड़ा ध्यान देना पड़ा, क्योंकि अभी तरफ कर देंगे तो हम देते थे ध्यान पूरा एकाग्रता के साथ, क्योंकि ये लिखते ही पूछेंगे और सीधा मिटा देंगे, तो लिखना खुद को ही पड़ता था। तो ध्यान देते, ध्यान देने में मैं तो और अच्छी होगी, हो जाती है ना। तो अभावों से चीजें ज्यादा अच्छी होती है। अगला है छठा। इस सवाल का उत्तर रामबाण में हमने गलत कर रखा है, क्योंकि मैंने 3 फेज नहीं लिया था, सिंगल फेज ले लिया था। ये 3 फेज है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग पर असर पड़ेगा या प्राथमिक पर पड़ेगा, किस पर पड़ेगा वो देख लो आप। ये ऐसा लिख रहा ना, इसका मतलब है ये है प्राथमिक वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज है? और ये किसका होता है? सेकेंडरी का। अर्थ होता है कि नहीं होता? ये ठीक है। डेल्टा स्टार कनेक्टेड लिखा, तो डेल्टा सबसे पहले नाम लिखा, किसमें जुड़ा हुआ है भाई? प्राथमिक में। जो बाद में लिखा वो किसमें जुड़ा हुआ है? द्वितीयक में। और आपने पॉलीफेज में पढ़ा था, वो मैं बताता हूं। पॉलीफेज में आपने ये पढ़ा था कि जो डेल्टा होता है ना, डेल्टा में आपके पास लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होते हैं। यहाँ √3 का कोई मतलब आता ही नहीं, तो प्राइमरी में तो मैं √3 लाऊंगा ही नहीं। ठीक है भाई। अब हमारे पास क्या है कि उन्होंने पूछा है कि वोल्टेज क्या पूछा? निम्न वोल्टेज उच्च वोल्टेज साइड पर टर्न की संख्या क्या है? टर्न की संख्या पूछिए। ठीक है भाई। टर्न की संख्या ज्ञात करोगे तो क्या सूत्र लगोगे? आपके पास ट्रांसफॉर्मर का प्रति टर्न वोल्टेज दिया हुआ है, E1/N1 दिया हुआ, नहीं दिया हुआ? कितना है? ये E2/N2 भी होगा कि नहीं होगा? क्योंकि प्रति टन वोल्टेज सदैव क्या होता है? बराबर। प्रति टन वोल्टेज क्या होता है? बराबर। ठीक है। जब ये आपको दिया हुआ है तो आप मुझे बताओ कि आपको ज्ञात क्या करना है? निम्न वोल्टेज और उच्च वोल्टेज के साइड में टर्न की संख्या ज्ञात करनी है। प्राथमिक में हमारे पास स्टार एक डेल्टा है। प्राथमिक में क्या है? डेल्टा। डेल्टा में तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होता है? बराबर। तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज बराबर, यहाँ वोल्टेज साथ कोई बदलाव नहीं करना है। तो वोल्टेज कितना है? E1 कितना है बताओ? 6600 है कि नहीं? बटा क्या है? N1 बराबर कितना है? 7.9। तो आप यहां से N1 याद कर लोगे कि नहीं कर लोगे? 6600 बटा 7.9, 7.9, 7.9 का भाग क्या देंगे हम? देंगे 8 का भाग। 8 का भाग देते हैं तो 64 होता है, 800 आता, तो 64 होता कितना आता? 800। तो 800 से कुछ ज्यादा ही आएगा, ज्यादा जो ऑप्शन है वो 835 है दोनों में। कुल मिला के ये दोनों उत्तर नहीं होगा। ये पता चल गया ना? मैं भाग देने माथा बड़ी क्यों करूं? यदि 8 होता तो कितना आता भाई? 64 होता तो 800 होता। 64 से ज्यादा, 800 से तो ज्यादा आएगा, तो 800 से ज्यादा आएगा। 800 ज्यादा सेम ही ऑप्शन है। यदि ऑप्शन 835 825 होता तो मैं भाग देता, लेकिन ये कह रहा है तुझे भाग देना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है। अब आते हैं दूसरे वाले पे। दूसरा लॉजिक क्या कहता है? दूसरा लॉजिक कहता है E2/N2 बराबर हमारे पास कितना है भाई? 7.9। अब यहां इसको सोल्व कर लेते हैं ना, तो इसमें देखो N2 पर जाएगा, N2 पर गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? E2/7.9। अब E2 क्या है? E2 कितना वोल्टेज है? 440। और किससे जुड़ा हुआ है? और स्टार में आप जानते हैं कि हमारे पास लाइन वोल्टेज होता है फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है। यानी कि जब मैं फेज वोल्टेज के बारे में बात करूंगा तो लाइन बटा क्या आएगा? √3। हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो वोल्टेज होता है कोइल का वोल्टेज होता है, और कोइल का वोल्टेज कौन सा होता है? फेज वोल्टेज। कोइल का वोल्टेज कौन सा था? फेज वोल्टेज। यहां वोल्टेज दिया था हमें से कौन सा था? लाइन का। तो ले मुझे √3 का भाग देना पड़ेगा स्टार में, तो हमारे पास वोल्टेज है कितना? 440। भाग किसका दूंगा? √3 का। गुणा कितना है? 7.9। आप देते हैं भाग 7.9 8 है, 8 का भाग दूंगा तो 55 आ रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा? 8 पंजे 40, 440। 8 का देता कितना था? 55। फिर √3 का भाग दूंगा, 55 से छोटा आएगा कि नहीं आएगा? कौन सा ऑप्शन है? और ये कह रहा है कि तुझे भाग देना नहीं है,
तुझे दिमाग लगा के ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और भाग मैंने दिया ही नहीं, ने तो ये दिया, ने ये दिया, ने मुझे कह रहा तो ये देना, बस भाग देना आना चाहिए, उसको भाग नहीं देना है, जिसको भाग देना नहीं आता उसको देना पड़ता है। लॉजिक तो ये है ना भाई, भाग देना भाई 7.9 को 7.9 क्यों लो, 8 लो, 8 लोगे तो भाग दोगे 55, भाग देखे चेक कर लो। बस ये रूट 3 क्यों लगाया मैंने, बात तो इतनी सी है, रूट 3 इसलिए लगाया कि सेकेंडरी मेरे पास कौन सा है, स्टार, और स्टार में वोल्टेज का संबंध ये होता है कि नहीं होता है, इसलिए। और अपने क्या है कि किताब में पहले ये कर दिया था, वो गलत है भाई, 55 नहीं आना चाहिए, गलत है। मैंने सिंगल फेज कर दिया था, स्टार डेल्टा नाम नहीं पड़ता, स्टार डेल्टा पड़ती रूट 3 का भाग जाएगा, डेल्टा में तो जाता नहीं है, डेल्टा में तो बराबर होता है, लेकिन स्टार में तो जाएगा ना, ये मामला है। सवाल अच्छे हैं भाई, सवाल अच्छे हैं, सवाल करने पड़ेंगे, अच्छे अच्छे करने पड़ेंगे, तभी मामला बैठेगा। फॉर्म के बारे में सोचना, फॉर्म आ जाएगा भाई, 2 3 4 दिन और वेट कर लो, क्या है, आएगा आएगा, वो तो निकलना ही है, हैं? हाँ, मशीन पढ़ लो तो थोड़ी सी पढ़ लो मशीन, तो और फायदा है। मशीन पढ़ ली और वो मशीन मॉड्यूल 3 मॉड्यूल तक पढ़ लिया ना, उसके बाद व्यक्ति को टेंशन नहीं, यदि उसने ढंग से पढ़ा है तो उसको टेंशन है ही नहीं, बस उसको पढ़ते रहना कंटिन्यू। उसके बाद तो जो सबसे अच्छा मॉड्यूल आता है 500 आता है, चौथा में तो ज्यादा अच्छा है भी नहीं ना, हिसाब का मॉड्यूल है। सवाल आजकल 5 7 8 पूछने लगे, कभी 7 पूछते हैं, कभी 10 पूछते हैं, कभी 5 ही पूछते हैं, लेकिन बस उसको एक बार लाइटली ले लेते हैं तो भी काम चल जाता है। बस 500 को ध्यान रखना है, और 500 को तो अब की बार ध्यान रख ही लेना, क्योंकि अब की बार हो सकता है कि ये उत्पादन वाले पूछ रहे हैं पावर सिस्टम पर जोर ही दे दें। वैसे देना चाहिए इनको जोर, पता नहीं क्यों नहीं देते हैं। इन्होंने पिछली बार गलती की थी, इन्होंने भाई पिछली बार जेवीएनएल का सब पेपर है, होने का मतलब है वितरण है, तो आप पावर सिस्टम तो पूछो कि बंदे का काम ही पावर सिस्टम पर है, लाइन पर काम करेगा, लाइन मैन बनेगा, तो उसको नॉलेज मशीन की थोड़ी चाहिए कि मोटर कैसे चालू करे, उसको नॉलेज चाहिए उन लाइनों की, सुरक्षा युक्तियों की, वो नॉलेज ज्यादा चाहिए होती है, और वो नॉलेज उसके जीवन में भी वहां काम आती है। तो काम आती है नहीं आती है, वो तो पूछते कम है। लिख लिया, अगला कितवा सवाल है ये, छठा, तो ये है 7वां। लो करो भाई, कोशिश करो आप, सवाल ये आपके सामने, सवाल सारे परीक्षा में आए हुए हैं, जहां जो गड़बड़ है किताब में है तो मैं आपको बता देता हूं यहीं पे, आप मेरी यहाँ लाइन वापस ध्यान से सुनना, जो मैंने कह दिया किताब वो मिस्टेक है, मैं यहाँ से ही करवा रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब मैं सही कह रहा हूँ, वापस वो सवाल मेरे पास मत लाना, किताब में ये लिखा हुआ है, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। एक हमें टाइम लगता है ट्रांसफॉर्मर में, एक टाइम लगता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में, बाकी हमें टाइम लगता नहीं है, लिखना होता है बाकी। सिंगल फेज मोटर में डाटा होता है केवल, सिंगल फेज मोटर में कार्य पढ़ने थोड़ी होती है, कितना एचपी कार, कितना क्या, कहाँ कहाँ काम लेते हो, उपयोग कहाँ लेते हो, वो पढ़ते हो आप, डेटा लिखना होता है। जो भी है भाई, द्वितीय के वोल्टेज निकालना आसान ही है, कैसे निकालोगे द्वितीय के वोल्टेज, तो आप कहेंगे भाई E2 बटा E1 होगा कि नहीं होगा, बराबर N2 बटा N1, तो हमें ज्ञात करना द्वितीय के वोल्टेज ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्राथमिक का वोल्टेज है कितना, बताओ भाई, 1500 वोल्ट है कि नहीं है, तो प्राथमिक का 1500 लिख दिया मैंने। N2 सेकेंडरी में चक्कर कितना है 40, और प्राथमिक में चक्कर कितना है 250, आपको काटना आता है तो 250 को काटोगे कितनी बार जाएगा, 6 बार, तो E2 बराबर कितना आएगा 240 वोल्ट, 240 आने का मतलब ये दोनों तो क्या हो गए गलत, हो गए ना भाई। अब हमारे पास है धारा पर मामला लटका हुआ, ठीक है। अब आपको बताओ कि पावर कितनी दी हुई है 25 केवी, और सेकेंडरी की धारा पूछी ना भाई 25 केवी है, पावर बराबर क्या लिखोगे, P बराबर लिखोगे
E2 गुणा I2। 25 केवीए का मतलब कितना हो गया भाई? 25,000 वोल्ट एम्पियर। E2 का मान कितना है? 240। I2 ज्ञात करें। यदि ये 250 होता तो काटता इधर 100 आता नहीं आता। ये 250 जगह में तो 100 से ज्यादा आएगा। 100 से ज्यादा कौन सा है? गुणा उसको किसी को नहीं करना जिसको गुणा आता है, ये ध्यान रखना। ये हर एग्जाम में लगता है, उसको गुणा भाग नहीं करना होता है। जिसको आता है उसको दिखता है उत्तर ये है 104। ऑप्शन और क्यों लिखा इन्होंने? हम ही भाग देते रहेंगे इसका 24 का पढ़ा बोलते रहेंगे, फिर उसने उत्तर लिखा क्यों? ऑप्शन दिए क्यों? ऑप्शन को यूज करना सीखो। यूज वही कर सकता है जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है, जो हवा में गुणा करना जानता हूं। कैलकुलेशन का मतलब हवा में गुणा करना जानता हूं। जो हवा में गुणा करना जानता हूं काम में ले लेगा, और जो हवा में गुणा करना नहीं जानता वो 240 का बैठ के भाग दो। 250 होता तो 100 आता नहीं आता। 250 से कम है तो 100 से ज्यादा आएगा। 100 के आसपास ये रहा 104। आप गुणा करके वैल्यू लिख लेना, बाद में आप क्या पता है 5 दिन बाद देखो कि सर ने उत्तर तो पूरा किया नहीं, आधा अधूरा छोड़ दिया, या अधूरा नहीं पूरा अपना। कई बार लग जाता है ना बाद में, कई दिनों बाद में अधूरा अधूरा नहीं, मैंने समझाया कि कैसे आएगा। और आपको भी ऐसा करना चाहिए, टाइम बचता है। अब की बार टेक्निकल का टाइम अलग है, नॉन टेक्निकल का टाइम अलग है। टेक्निकल वाले टाइम में ही टेक्निकल को करना है। तो न्यूमेरिकल यदि आते हैं उसमें तो हम समय बचाएंगे तो समय किसी और सवाल में काम आएगा। फिर वो नहीं रहेगा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वाला फायदा मिलेगा भाई, नुकसान थोड़ी होगा। और अभी तक मैं केवल एक ही चीज पर चलता रहा हूं, एक ही स्लाइड पर, जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की पढ़ाई उसी पे सवाल करा रहा हूं, है कि नहीं? एक ही स्लाइड पे सारे चल रहे हैं, अलग अलग तो स्लाइड ही नहीं चल रही है। हो गया? करो ज्ञात। ये 8वां है, ये 3 फेज नहीं है, 3 फेज है। 3 फेज का कोर 50 हर्ट्ज, ये डेल्टा स्टार 66 केवी कोर टाइप ट्रांसफर इतना वेबर के फ्लक्स के साथ परिचालित प्रति फेरो ईएमएफ यानी टर्न ज्ञात कीजिए। आप स्टार को कहा में लो ही मत, डेल्टा को लो, √3 का लफड़ा नहीं आएगा, क्योंकि प्रति फेरे ईएमएफ तो बराबर होता है, चाहे प्राथमिक में लो चाहे सेकेंडरी में लो। हो गया भाई? अच्छा एक काम करते हैं, E बराबर 4.44 5 FN लिख दूं, कोई गड़बड़ तो नहीं किया मैंने? ठीक है।
और यदि यहाँ E1 करता हूं तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, मैंने 1 ही क्यों चूज किया, मुझे वोल्टेज बदलना नहीं है, 1 में क्या है, डेल्टा है, और डेल्टा में वोल्टेज कितना लेना है, 11,000, क्योंकि डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होता है, सेम। ठीक है, और मुझे पूछा है कि ये आप प्रति फेरे ईएमएफ बताओ। ठीक है, प्रति फेरे ईएमएफ बताने का मतलब ही है E1 बटा N1 बताओ, बराबर कितना है, 4.445 एफ, बचा कि नहीं बचा। तो आप किसका वेट कर रहे हो, आपके पास फाई पड़ा है, आपके पास एफ पड़ा है, यही तो ज्ञात करना है, प्रति टर्न वोल्टेज ई बटा एन तो ज्ञात करना है। करो सॉल्व। 4.44, फाई का मान कितना है 0.05, एफ का मान कितना है 50, पॉइंट हटाया कितना है 100, 100 से काटा कितनी बार गए, 2 बार। ठीक, 2 बार गए ना, और इसको 2 से काटा कितना आया भाई 2.22, और 5 को 2 से 10 से 10 से ऊपर थोड़ा आएगा 11 आएगा बस। कहाँ इतना परेशानी है, आप पता नहीं क्यों पर्सन को देकर डर जाते हैं, आपको ही पता है कि इसके अंदर इसके अलावा कोई सूत्र लगा ही नहीं सकते आप। जब फ्लक्स दे दिया और आपको प्रति टर्न वोल्टेज पूछा, सूत्र तो यही लगेगा, और ये सूत्र में कितना इजी वैल्यू है, चाहे प्राइमरी का करते चाहे सेकेंडरी करते, दोनों में फर्क नहीं पड़ता आपका, क्योंकि वोल्टेज का मान निकालना नहीं है, नेट टर्न निकालना आपको, वो तो ई बटा एन निकालना है, तो ई बटा एन क्या बचेगा 4.44 फाइव, फाइव और एफ तो प्राइमरी और सेकेंडरी बराबर है, ये फाइव एफ का मान दिया हुआ है, सवाल खत्म। सवाल दिखता टफ है, होता नहीं है। राजस्थान जीके की बुक बताओ टेक्निक हेल्पर के लिए, राजस्थान जीके की बुक हेल्पर के लिए 28 तारीख को आएगी, जो राजस्थान जीके है शॉर्ट में पूरा हो जाएगा, जिसको आपको फैक्ट को याद करना होगा, बहुत ध्यान से सावधानी के साथ किताब है, लंबा चौड़ा एफर्ट लग रहा है, बट आपका आ जाएगी, सार गर्भित होगी, इजी वे में आप पढ़ सको राजस्थान जीके पूरा। अब ये करो, खुद करो भाई, मेरे भरोसे मत रहो आप, मैंने सूत्र लिखना सूत्र लिखा दिया, कैलकुलेशन करने का तरीका बता दिया, अब हर बार सवाल पूछने का तरीका अलग है, लेकिन सोल्व करने का तरीका सेम ही है, सोल्व करने का तरीका थोड़ी बदला है, सवाल पढ़ो, नहीं समझ में आए तो एक बार और पढ़ो, और नहीं समझ में आए तो एक बार और पढ़ो, उसके बाद हिम्मत करके सूत्र लिखो, उतर आ जाएगा, मामला इतना ही होता है। एक ट्रांसफॉर्मर द्वितीयक की 10 फेरे के साथ 100 मिली वेबर अधिकतम का एक ज्यावक्रीय फ्लक्स जुड़ता है, द्वितीयक में प्रेरित ईएमएफ के आरएमएस मान का परिकलन कीजिए, सप्लाई आवृत्ति है, सब कुछ सेकेंडरी सेकेंडरी कह रहा है, तो E2 बराबर 4.445 FN। बस सवाल ये है, इसी सवाल में आरएमएस की जगह एवरेज मान लिखता ना, तो 4.44 की जगह क्या जाता 4, भाई ये तो अपने बताया हुआ है, एवरेज में क्या था 4, आरएमएस में क्या है 4.44, आरएमएस पूछ रहा है अपने को, तो E2 का मान कितना है, तो ये कह रहा है ज्ञात करना है क्या, E2 ज्ञात करना कर लेंगे, 4.44 है क्या मान, पाई अधिकतम कितना है 100, 100 क्या है मिली, मिली मतलब 10 की घात माइनस का 3, एफ क्या है 50, नंबर ऑफ टर्न कितना है 10, 100 और 10 हजार हुए नहीं हुए, हजार से ये हो गया कैंसर, पॉइंट हटाया कितना है भाई 100, 50 से काटा कितना है 2, 444 में 2 का भाग दिया कितना आया 222 वोल्ट, कितना आराम से सवाल है। क्लियर, ओके। अगला ये है 100 वोल्ट ऐसी सप्लाई से 800 प्राथमिक चक्र 200 द्वितीयक चक्र वाले ट्रांसफार्मर की आपूर्ति की जाती है, तो वोल्ट प्रति चक्र ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर क्या लगाए थे, 9 लगा नहीं था क्या, 8 9 ये था, 10 ये था।
लगभग 1.5 घंटा हो गया, हम अभी तक कल वाले भाग पढ़ रहे हैं, इसीलिए टाइम लगता है। आज तो शुरू ही नहीं किया ना कुछ भी, आज क्या शुरू किया, आज कुछ नहीं किया, तो हम कल वाले कर रहे हैं। ये 1/8 है, E1/N1। E1 का मान कितना है 100, N1 का मान कितना है 800, 1/8। भाग ही नहीं देना अपन को, तो 4 का देते तो 0.25 होता, 8 का दे रहे 0.25 से छोटा क्या जाएगा है। अप्रोच तो देखो, धीरे धीरे सवालों की प्रैक्टिस करो, अप्रोच इसमें कुछ ज्यादा दिया ही नहीं। 100 वोल्ट एसी सप्लाई, 800 प्राथमिक चक्कर, 200 द्वितीयक चक्कर है। वोल्ट प्रति चक्कर या तो हमेशा ध्यान रखते हैं वोल्ट प्रति चक्कर तो बराबर ही होते हैं, E1/N1 बराबर E2/N2, ये तो बराबर ही होते हैं। अब हमारे पास E2 दिया ही नहीं, तो मैंने इसको काम में लिया ही नहीं, E1 वाला ले लिया है। लगाओ लगाओ भाई, सूत्र नया कोई नहीं है, सूत्र सारे उसी पर करवा रहा हूं मैं आपको यही बता रहा हूं कि सेम सूत्र पर सवाल कितने प्रकार से घुमाता है वो। हमने आपने अभी तक देखा कोई मैंने सूत्र नया लिखा क्या, कहीं कहीं भी नहीं लिखा, सेम का सेम सूत्र पर करवा रहा हूं। एक ट्रांस के 10 है, R1 का मान 0.1 ओम तो द्वितीय ग्रुप निर्देश समतुल्य, प्राथमिक प्रतिरोध क्या होगा। ये क्या R1 लिखना था, R2 लिखना था, के का मान तो 10 है। नहीं Z1, ये R1 है तो R2 पूछेगा, Z1 है मतलब R1 है तो R2 पूछेगा ना भाई। लेकिन भाषा ऊपर नीचे क्यों लिखी हुई है, R2 का मतलब Z2, ये मान लो। ये R1 इन्होंने लिख के दे दिया, तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें, किताब है क्या किसी के पास रामायण देना भाई। इसने R1 क्यों लिखा मेरे, इसने R1 लिखा, भाषा पिछड़ दिक्कत करे ना। द्वितीय गुरु निर्देश समतुल्य, प्राथमिक प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध प्राथमिक पूछ रहा है, लिखा प्राथमिक है, ऐसा तो नहीं हमारी टाइपिंग मिस्टेक हुई। Z2 याद करना है भाई, R2 याद करना है, लिखने का थोड़ा तरीका उल्ट फुल्ट कर दिया इन्होंने। Z2 कहते हैं, R2 कहते हैं, एक ही बात है। आप जानते हैं कि K बराबर क्या होता है भाई, रूट Z2/Z1। Z2 की जगह R1 R2 भी लिख सकते हैं ना भाई, ठीक है। K का स्क्वायर करोगे दोनों तरफ, तो आप क्या लिखेंगे, K² बटा बराबर Z2/Z1। K का मान कितना, 10 का स्क्वायर, Z2 ज्ञात करना है, Z1 का मान कितना 0.1, Z2 बराबर 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 गुणा 0.1 बराबर कितना आया 10। हिस्ट्री कल्चर की क्लास कब होगी, हिस्ट्री कल्चर क्लास चल रही है भाई, जो अभी ज्योग्राफी होने के बाद में हो जाएगी उनकी। अभी तो सब ये पूछो टेक्निकल कब होगा, जब तक मशीन नहीं हुई ना तब तक ये गड़म है भाई, रियल बात है, आपको भी पता है। मशीन होने के बाद में आप थोड़ा सा ठीक मोड में आओगे, रिवीजन मोड में आओगे, जब तक मशीन नहीं होती तो मामला तो टिपिकल सा है। मशीन होने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम कैसे पढ़ें, फिर हम टेक्निकल की क्लास को 2 घंटा करें और मैथ डालें, कोई दिक्कत है नहीं। फिर क्या है कि जब तक डेट नहीं है तो हम टेक्निकल बाद में 2 घंटा भी कर सकते हैं, हमें खतरा भी नहीं है। मशीन जब तक नहीं होगी तब तक बराबर करना है, और मशीन होने के बाद 2 घंटे करेंगे यदि डेट नहीं आई है तो, क्योंकि इससे आपको रिवीजन का भी टाइम मिल जाएगा आराम से, रिवाइज भी करना पड़ेगा ना, फटाफट फ्री करके भेजेंगे कहाँ जब तक डेट नहीं आएगी, रेगुलरिटी टूट जाएगी। हो गया, अब ये रुको, अब ये यहां तक मामला हुआ पूरा, 11 सवाल हमने कर दिए। अब हम आगे और पढ़ेंगे थ्योरी, हानिया पढ़ लें। आज भी वो भाग पूरा होगा नहीं, उसमें भी कुछ बात बच जाएगा। हानिया पढ़ लेंगे, दक्षता पढ़ लेंगे, मुझे लगता है कि आज परीक्षण नहीं होगा, जिस हिसाब से टाइम लग रहा है परीक्षण कैसे होगा। अब चलो हानिया पढ़ते हैं, हेडिंग डालो ट्रांसफॉर्मर की हानियां। अब एक बात आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, मैं ट्रांसफॉर्मर की हानियां पढ़ा रहा हूं ना, उसमें मैं हिस्टेरेसिस हानि और भंवरधारा हानि के बारे में बेसिक बात बताऊंगा। हिस्टेरेसिस और भंवरधारा हानि में जो घुमा के सवाल पूछा जाता है, क्या आवृत्ति को घटाया तो क्या हानि कौन सी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, और यदि अपने पास विद्युत वाहक बल नियत रहा कि क्या रहा, वो हम करते हैं डीसी के साथ में।
कंडीशन उसमें भी तो ये हानि आती है ना। डीसी में पूरी पूरी हानियां सेम पड़ती है घर्षण के सहित, लेकिन हम बेसिक हानियां जो ट्रांसफॉर्मर में काम आएगी उतनी यहाँ पर हानियां पड़ेंगे। तो ट्रांसफॉर्मर की हानियां लिख दो। क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मर की हानियां, सबसे पहली हानि होती है हमारे पास लो हानि। लो हानि को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? आयरन लॉस। लो हानि को हम क्या कहते हैं? आयरन लॉस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, केवल इतना नहीं, इसके और क्या क्या नाम है भाई? चुंबक की हानि कह दो। ठीक है, अगला कहते हैं कोर हानि। कोर हानि कहते हैं, क्रोड हानि कहते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, परीक्षा वाले ने एक गड़बड़ की है। गड़बड़ की है क्या है कि आपने लिखा हुआ था कोर लॉस, लिखा हुआ है, कोर का मतलब होता है क्या है? क्रोड। सही बात है। अब मैं आपको सिंपल भाषा में पूछता हूं कि आपने जैसे मान लो एमएससी कर रहे हैं, कोई बीएससी कर रहा है, कोई एमए कर रहा है, हम उसको पूछते तेरा कोर सब्जेक्ट क्या है? बोलचाल भाषा में मतलब कोर सब्जेक्ट क्या है, यानी मेन सब्जेक्ट क्या है, उसको कोर सब्जेक्ट बोला जाता है। या फिर पूछा जाता है तेरी कोर नॉलेज किस में है, तो इस प्रकार शब्द आता है। कोर का मतलब मेन होता है, कोर का मतलब मूल होता है, ठीक है ना। कोर का मतलब क्रोड होता है, अपने यहाँ पर क्रोड है। परीक्षा वाले ने गूगल में ट्रांसलेट डाला और उन्होंने लिखा मूल हानि। फिर आप पढ़ोगे तो पढ़ोगे यार मूल हानि होती क्या है? मूल हानि नाम की कोई चीज होती नहीं है। मूल किसको बोला है? कोर को। और वो बोलना नहीं चाहिए। जैसे मैं करंट को वर्तमान बोलूंगा ना, वो वैसे हो गया भाई। यहां करंट का वर्तमान का मात्रा क्या? क्या मतलब इस चीज का? धारा का मात्रा क्या? एम्पियर। वर्तमान का मात्रा क्या? इस चीज का मतलब क्या हुआ? लेकिन कई बार आया वर्तमान। वैसे वो गूगल ट्रांसलेट गलत करके इसलिए इसको क्या लिखा? मूल हानि। वैसे किसके कारण लिखा? क्रोड के कारण, कोर हानि के कारण। एक इसको मैं कह दूं निर्भार हानि, यानी नो लोड, यानी बिना लोड के टेस्ट करते हैं ना भाई। अब आगे टेस्ट परीक्षण पड़ेगा ना, तो नो लोड परीक्षण में हमारे पास कौन सी हानि ज्ञात की जाएगी? लो हानि। तो लो हानि को, चुंबकीय हानि को, क्रोड हानि को, ये मूल हानि तो एक नया नाम आपको दिखा। मूल हानि तो क्या नाम दिखा? नया दिखा। ठीक है, ये हमारे पास आपको ऐसा लगेगा मूल हानि कौन सी है, और ये नहीं है मूल हानि। मूल हानि का अर्थ दूसरा मत लेना। यहां मूल कहां से निकला हुआ? कोर से। कोर की गलत ट्रांसलेशन मूल आई है, सही ट्रांसलेशन तो क्रोड आती। बस ये है। ठीक है, तो मूल हानि को ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेन है वो नहीं है, ऐसा नहीं। कोर है। निर्भर हानि ये है वोल्टेज एवं फ्रीक्वेंसी रेटेड होती है। अच्छा, ये हमें हानि किसके द्वारा होती है? वोल्टेज के द्वारा। तो वोल्टेज के द्वारा होती है, लोड पर होती है, बिना लोड पर होती है? बिना लोड होती है। कौन सी हानि है? क्रोड हानि। मूल हानि, तो मूल हानि है वोल्टेज तो समांतर में बराबर होती है, प्राथमिक क्रोड पर भी होगी, सेकेंडरी क्रोड पर भी होगी। तो ये हमारे पास कहलाता है समांतर प्रतिरोध का मामला, या संट प्रतिरोध कह दूं। क्या कह दूं? इसकी बात कैसे मानी जाती है? संट प्रतिरोध मानी जाती है। कोर हानि की बात कैसे मानी जाती है? संट प्रतिरोध। तो ये हमारे पास संट प्रतिरोध होता है कोर हानि का कारण। क्लियर? अब जो लो हानि है कितने प्रकार की होती है? दो। कौन सी होती है भाई? मैं लिख दूं, हिंदी में लिख देता हूं, सैतेली हानि। सैतेली हानि का मतलब होता है हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, अब हिस्टेरेसिस लॉस क्या है? अब बाद में लिख लेना, पहले देख लो भाई ध्यान से। ये थोड़ा सा समझा दूं, समझाने वाला भाग है तो समझा देता हूं मैं। जब हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र बनता है तो चुंबकीय है ना, हमारे पास प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स है। प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स में एक बार तो आपने देखा था फाई एम जाएगा, फिर आएगा जीरो, फिर फाई एम माइनस में, फिर आएगा जीरो, फिर फाई एम प्लस में, फिर आएगा जीरो। तो बार बार चुंबकन और विचुंबकन हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चुंबक फ्लक्स बढ़ेगा तो चुंबकन क्या होगा? बढ़ेगा। फ्लक्स घटेगा तो चुंबकन क्या होगा? घटेगा। बार बार चुंबकन में विचुंबकन के कारण होने वाली हानि कौन सी है? क्षेत्रीय हानि। प्रत्यावर्ती फ्लक्स द्वारा। किसके द्वारा होगी भाई? ये प्रत्यावर्ती फ्लक्स द्वारा। अब इसका सूत्र क्या होता है? नीटा बी एम की घात 1.6 गुणा एफ गुणा वी, यही होता है। सूत्र गड़बड़ तो नहीं किया ना भाई? ठीक है,
अब मैं ये सारे नाम लिखाना पड़ेंगे मुझे। यहां पर नीटा क्या कहलाता है? हिस्टेरेसिस नियतांक। हिस्टेरेसिस नियतांक का मान बढ़ोगे तो हानि बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। सीधा सीधा देखते हैं। बी एम क्या होता है? अधिकतम फ्लक्स घनत्व होता है। एम का मतलब मैक्सिमम, और बी हमारे पास क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। एफ हमारे पास क्या होती है? आवृत्ति। और वी हमारे पास क्या होता है? क्रोड का आयतन। वी क्या होता है? क्रोड का आयतन। एक लिखना भूल गए भाई, इसका एक और नाम है बड़ा इंपॉर्टेंट है, नियत हानि होती है। नियत, स्थिर, कांस्टेंट, सारे इन सारे नाम चलते हैं। ये हानि नहीं है उससे बड़ा इसका नाम है। कौन सा इसका नाम नहीं बताओ मुझे। मैंने कहा नहीं, ये तक पूछ लिया उन्होंने, जो कोर को ट्रांसलेट करके दे दिया तो वो तक पूछ लिया। कांस्टेंट। नियत को क्या कहते हैं? इसके इंग्लिश में भी नाम अलग लगे ना, कोर लॉस है, मैग्नेटिक लॉस है, आयरन लॉस है। ये हानि है कहलाती वही है सारी, नाम इसके सारे। क्षेत्रीय हानि समझ में आ गई? अब देखो इसी में अभी एक और हानि हमारे पास, दूसरी कौन सी है भाई? एडी करंट हानि, भंवर धारा हानि। भंवर धारा हानि क्या कहलाती है? एडी करंट लॉस। प्रत्यावर्ती फ्लक्स द्वारा क्रोड को काटने पर उष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण हानि हमारे पास क्या होती है भाई? भंवर धारा हानि। भंवर धारा हाना, ये हमारे पास करंट कैसी होती है? ये सर्कुलेटिंग करंट होती है। ऐसे भाई ये कोयले से लपेटी हुई है, उसके कारण फ्लक्स को पेनिट्रेट करके काटेगा, तो ये क्या होगा? चारों ओर से सर्कुलेट करती रहेगी, इसलिए इस करंट को क्या कहते हैं? सर्कुलेटिंग करंट, नाम इसका। ओके, भंवर धारा हानि के बारे में बताओ भाई। ये हमारे पास क्या होती है? तो आप कहेंगे प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स के कारण क्रोड में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है या क्रोड को काटने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, इन्हीं को कम करने के लिए तो पतली पतली पट्टियां बनाते हैं वार्निश करके। प्रत्यावर्ती फ्लक्स द्वारा क्रोड को काटने के कारण के बी एम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। बाकी के क्या भाई? नियतांक है। के एक नियतांक है। बी तो मैंने बता दिया, ए बता दिया, तो बी और एफ लिखो, वापस लिख देना। टी हमारे पास क्या होती है? लेमिनेशन की मोटाई। करो नोट। सर जी ट्रांसफॉर्मर पर नो लोड पर ली गई पावर आयरन लॉस के इक्वल होती है, यही तो लिखा है। नो लोड वाली आयरन लॉस है, सेम ही तो नाम आया। नो लोड वाली कौन सी है? आयरन लॉस है। हमने कौन सा नाम बदल दिया भाई? और हम बदल भी कैसे सकते हैं? इतना अधिकार अपने पास थोड़ी है, नाम बदल दें। प्रत्यावर्ती फ्लक्स द्वारा क्रोड को काटने के कारण ताप आता ना, जिसके कारण हानि होती है। भंवर धारा हानि कम को मैंने लिखा तो दिया, इस हानि को कम कैसे करते हैं भाई? पतली पत्तियों द्वारा, लेमिनेटेड पतली पत्तियों का प्रयोग करके इस हानि को कम किया जाता है। और सिलिकॉन की मात्रा मिलाओगे कौन सा कम हो जाएगा? क्षेत्रीय हानि। वैसे लिखा दिया, लेकिन ये लाइन दोनों के नीचे आप खुद ही लिख लेना, वैसे लिखी हुई है लेकिन फिर भी आप लिख लेना, क्रोड के टाइम मैंने लिखाई थी। लोहा हानि इसको नाम क्यों है? क्योंकि क्रोड किसकी बनी है? लोहे की पत्तियों द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है भाई? लोहे की पत्तियों द्वारा निर्मित है, इसलिए लोहा हानि है। वोल्टेज पर निर्भर करते हैं, आवृत्ति पर निर्भर कर रही है ये। रेटेड का मतलब है जो हमारे पास आपने वोल्टेज दे दिया ना, जैसे आपने 440 वोल्ट दिया तो 440 वोल्ट के ऊपर ये निश्चित हानि हो गई। और 220 वोल्ट दोगे तो 220 वोल्ट के हिसाब से हानि होगी। 100 वोल्ट दोगे 100 वोल्ट के हिसाब से हानि। नियत तो है, लेकिन निर्भर किस पर करती है? वोल्टेज पर और आवृत्ति पर। तो वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी रेटेड है ये। और जो हमारे पास ताम्र हानि होती है ना, वो लोड पर निर्भर करती है, लोड धारा पर।
1.6 घात है, 1.6 का मतलब होता है 8/5। जैसे घात नहीं है दो, दो का मतलब क्या होता है स्क्वायर, उसी प्रकार घात 1.6 भी तो होती है। संट प्रतिरोध यानी कि समांतर प्रतिरोध माना जाता है। दो कोयलें होती है ना, दोनों को आपस में क्रोड है, दोनों क्रोड को आपस में समांतर माना जाता है। समांतर इसलिए माना जाता है दोनों क्रोड के कारण होने वाली हानि है। और यहाँ पर दोनों क्या है कि जो क्रोड है वो वोल्टेज समान होते हैं दोनों में। भाई मतलब सॉरी क्या है, क्रोड का वोल्टेज समान रहेगा, समांतर में वोल्टेज एक समान होता है। तो यहाँ हानि कौन सी आएगी? संट। अब दोनों एक दूसरे की श्रेणी तो हो ही नहीं सकता, तो प्रतिरोध कौन सा माना जाता है? उसको संट प्रतिरोध। लेकिन यदि मैं वाइंडिंग का निकालूंगा तो वाइंडिंग को क्या माना जाता है? प्रतिरोध को श्रेणी। जब लपेटे ज्यादा लगाऊंगा तो हमारे पास हानि क्या होगी? ज्यादा। लपेटे कम लगाऊंगा तो हानि क्या होगी? कम, क्योंकि ओमिक प्रतिरोध है। वहां धारा क्या रह जाती है? रेटेड है। धारा रेटेड है तो धारा नियत है, और धारा नियत है तो क्या आएगा भाई? श्रेणी परिपथ। और इसमें वोल्टेज रेटेड है तो वोल्टेज नियत है, वोल्टेज नियत है तो परिपथ कौन सा है? समांतर। प्री में लेवल कैसा भी आ सकता है क्या? प्री में लेवल कैसे आ सकता है? उससे आपको क्या फर्क पड़े? प्री में टोटल 20-21 हजार बच्चे पास होंगे तो आप हो ही जाएंगे। लड़ाई तो मेंस की चल रही है, प्री की लड़ाई नहीं है। प्री में तो ढंग से 20 हजार पढ़ने वाले बच्चे भी पूरे नहीं होंगे, लास्ट 20 हजार मिलेंगे पढ़ने वाले बच्चे। ये भी बड़े मुश्किल मामला है। एक्चुअल में क्या है कि जब ये भर्ती आई नहीं, सब बिजी है। फ्री कोई नहीं है, इस भर्ती का इंतजार कोई नहीं कर रहा था, बहुत मामूली से बच्चे कर रहे थे। सब बिजी वाला मामला है, बहुत मामूली इंतजार कर रहे थे। उस ये भर्ती आने से पहले रेल वाले रेलों में बिजी है। जो ज्यादा होशियार है, जो ज्यादा जरूरी थे, वो लग गए। कोई टेक्नीशियन में लग गया, किसी का लोको अच्छा गया, कोई जेई में गया, कोई जूनियर इंस्ट्रक्टर में गया। ये रियल बात है। आप मुझे बताओ, जो टेक्नीशियन में सिलेक्ट हुआ बच्चा या जूनियर इंस्ट्रक्टर में सिलेक्ट हुआ, अभी इंस्ट्रक्टर की भर्ती नहीं आती तो इंस्ट्रक्टर वाले सारे इसी की कर रहे होते ना भाई। किसकी कर रहे होते? जो इंस्ट्रक्टर में रह गया वो भी तो इसकी कर ही रहा है। लेकिन उसने क्या है कि पहले थ्योरी पूरी पढ़ ली लगभग लगभग। अब वो सोचता है कि जीके पढ़ूं, या जीके भी उसने पढ़ा होगा तो थ्योरी पढ़ा होगा। लेकिन इंस्ट्रक्टर की तैयारी करने वालों का टेक्निकल ठीक है, उनका जीके बड़ा कमजोर है। क्योंकि इंस्ट्रक्टर की तैयारी करने वाले में आधे से ज्यादा लोग फॉर्म कितने आए थे? 5,000। इंस्ट्रक्टर के टोटल फॉर्म कितने थे? 4800, जिनमें से लगभग 2,000 फॉर्म थे आउट ऑफ राजस्थान। लगभग लगभग 3,000 के आसपास फॉर्म आए जो है राजस्थान से इलेक्ट्रिशियन के। 3,000 में से 300 नौकरी लग गई, 10 में से एक लगा। 3,000 में से पढ़ने वाले थे 1,500। जो भी पढ़ने वाला था वो पास हुआ नहीं हुआ, उसकी रैंक 500 से नीचे है। पता कर लेना, फेल हुआ तो भी रैंक तो 500 से नीचे है। पढ़ने वाला होगा, हाँ पढ़ने वाला होगा तो, हाँ, मतलब पढ़ने वाला बच्चा होगा ना, उसकी रैंक 500 से नीचे है। जिसकी 500 से ऊपर रैंक है कोई सा भी, 510वीं रैंक भी बता दोगे तो वो पढ़ने वाला नहीं मिलेगा ज्यादातर। ठीक, उसने फॉर्म भरा है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा, बाकी मतलब डेडिकेटेडली पढ़ने वाला नहीं। डेडिकेटेडली पढ़ने वाले रैंक 500 से नीचे है। पास हुआ फेल हुआ अलग इशू है, लेकिन रैंक उससे नीचे है। यही तो है। 20,000 पढ़ने वाले बहुत होते हैं, बहुत होते हैं 20,000 तो है। आवाज मत करो भाई। पहला लिखा आपने लो हानि, अगला लिखो कॉपर हानि। इसके बारे में पॉइंट है वो बताओ भाई, पॉइंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। हाँ ए स्थिर हानि है। और कौन सा है? ए स्थिर हानि है तो ये लोड पर निर्भर करती है, लोड धारा पर निर्भर, लोड धारा पर निर्भर।
अब आप कहेंगे लोड धारा पर निर्भर कैसे करती है, तो हम कहेंगे पी कॉपर समानुपाती आई स्क्वायर। तो लोड धारा के वर्ग के समानुपाती है या लोड के वर्ग के समानुपाती है। वैसे आपको यह पूछा जाए कि भाई इसका पी कॉपर का सूत्र लिखो हमें तो पूरा का पूरा, तो आप कहेंगे आई स्क्वायर पी इंटू आर पी। प्राइमरी वन कर दूं, पी पी क्या ठीक नहीं लग रहा, आई वन और आर वन आया। और ऐसा ही लोड किसमें आएगा भाई, और आई टू और आर टू। जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा, जुड़ेगा। तो ये प्रतिरोध आप बताओ पी बराबर क्या होगा, आर, दोनों प्रतिरोध बराबर होगा तो प्रतिरोध कॉमन हो गया, धारा बराबर होगी, तो आर वन प्लस आर टू आया कि नहीं आया। तो आप कहेंगे ये हमारे पास अस्थिरानी है, अस्थिरानी इसलिए लोड पर निर्भर करती है। इसका एक और नाम है, कुछ छूट गया है, हाँ करंट रेटेड सही। एक लाइन लिखो, ये है श्रेणी परिपथ की तरह कार्य करती है, ओमिक प्रतिरोध है, ओमिक लॉस है, ओमिक लॉस। ओम आया ना, आर आया नहीं है, आर, आर के कारण लॉस है। आर किसके कारण, आर का मतलब ओमिक हो गया, तो ये लॉस किसके कारण है, ये ओमिक लॉस है। कौन सी आनी है, ओमिक आनी। करो भाई, ये करंट रेटेड होती है। इसका नाम कॉपर हानि क्यों है, कॉपर वाइंडिंग के कारण। कॉपर वाइंडिंग के कारण है हानि, इसलिए क्या हानि है, कॉपर हानि। लिख दिया भाई, ठीक है। तो कहने का मतलब आपका यही मिला, कुल मिला के जो आप ये कहेंगे ताम्र हानि है ना, लोड के वर्ग के समानुपाती है। किसके समानुपाती है भाई, लोड के वर्ग के समानुपाती। अरे आई लोड धारा ही है, लोड धारा तो लोड के वर्ग के समानुपाती है। ये लिखा ना लोड धारा पर निर्भर है, तो वही मामला है। अब कभी ये ऐसा लिखो से वैसा लिखो, फर्क पड़ी पड़ा है। प्राइमरी और सेकेंडरी हो गया भाई। अब मैं सवाल देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। लोड को एक तय करने पर ताम्रहानि, लोड को एक तय करने पर ताम्रहानि ज्ञात करें। ताम्रहानि कितने गुना होगी, तो सवाल दे दिया, दोनों आसान आसान सवाल दे दिए, कोई आपस में उत्तर मुझे बताओ, बस उत्तर अपने पास रखो, इसका आंसर खुद ही लिख लो। अभी अभी मैंने आपको समझाया था। आज यदि ट्रांसफॉर्मर का परीक्षण नहीं होगा ना, तो ट्रांसफॉर्मर का परीक्षण हम बाद में करेंगे लास्ट में।
उससे पहले आपको कह दूंगा 2 पेज 3 पेज छोड़ना पड़ेंगे कम से कम, क्योंकि बीच में कल हम ट्रांसफॉर्मर के भाग पढ़ेंगे, भाग आधे उधर इधर बांट नहीं पाएंगे ना भाई, आधे भाग आज पढ़ लिया आधे भाग कल पढ़ लिया होगा नहीं। और यदि आज टाइम रह जाएगा हम परीक्षण कर सकते हैं तो परीक्षण करेंगे। परीक्षण भी हमारे पास कई प्रकार के करेंगे। एक तो होता है 3 तो आप सिंपल समझ जानते हैं, नो लोड, फुल लोड, सपनर, वो तो ठीक है। लेकिन एक हमें पोलरिटी टेस्ट वाला भी परीक्षण करना पड़ता है, टर्न रेशियो वाला भी करना पड़ता है, और पैरा विद्युतांक का भी करना पड़ता है, और एसिडी वाला भी करना पड़ता है, वो भी करेंगे। क्या हुआ, सेम आंसर रहेगा ना? शाबाश, ये है इंटेलिजेंट। आप सही जगह गए थे, पता नहीं किधर क्या है। आपने किया एक ती लोड को, लोड एक ती करने का मतलब है कि आप कहेंगे कॉपर हानि क्या हो जाएगी भाई, 1/3 का स्क्वायर। सही बात है, 1/3 का स्क्वायर का मतलब है कॉपर हानि कितनी होगी भाई, 1/9 गुना। खत्म सवाल, कंफ्यूजन है क्या कहीं? लेकिन अगले सवाल में जिसके 1/16 आया वो सब फर्जी है, 9/16 वालों का मैथ ठीक है, 1/16 वालों मैथ गड़बड़ है। मैंने लिखा 25% कम किया, 25% कम करने का मतलब लोड कितना रह गया, 75%, लोड 75% रह गया। सही बात है कि नहीं है? अब लोड कितना परसेंट है भाई, आपके पास 100% लोड है, 25% कम किया तो बचा कितना है, 75%। तो लोड कितना परसेंट है, 75%, और 75% है तो आप इधर जाओ, 75% को लिखो, क्या लिखोगे, तो 75/100 बराबर 3/4, 3/4 है तो क्या लिखोगे, 3/4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर 16। इतना तक ही है, आगे ही नहीं। जो भी कर दिया हो, लॉजिक ये है, आंसर तो नहीं आया, सही बात। बस मैं आपको ये सवाल इसलिए दिया कि आपको सीधे सीधे सवाल देगा सब कर लेगा। अब उसने हल्का से घुमाया कि 25% कम किया लोड, लोड 25% कम किया तो बचा कितना परसेंट है, 75। ये भी तो कारण है, ये भी तो पर्सन आ ही सकता है, कोई बहुत बड़ा चेंज थोड़ी कर दिया। सही है कि नहीं भाई? लोड कम करोगे तो हाँ, है? आपको बहुत आता है, निकल नहीं पाता है। सवाल करोगे, कल हम ट्रांसफॉर्मर के सभी भागों के बारे में पढ़ेंगे विथ फोटो लगा के, ताकि आपको समझ में आ जाएगा ट्रांसफॉर्मर को कैसे कैसे क्या क्या है मामला। कल संडे ना, होगा संडे होगा कल, वो आप हो गए मेरे जैसे हो गए, संडे मंडे फर्क नहीं पड़ता ना, संडे ही है। कल हम वैसे पढ़ेंगे 1600 है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आपने क्या कर दिया, भार क्या कर दिया आधा, भार यानी लोड क्या कर दिया, लोड 1/2 गुना, ठीक है। और आप जानते हैं कॉपर हानि जो होती है वो हमारे पास लोड के वर्ग के समानुपाती। तो बताइए कॉपर हानि कितनी होगी, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया भाई, तो आप कहेंगे 1/4 गुना, कितना गुना होगी, 1/4 गुना हो गई, 1/4 गुना हो गई। तो आप मुझे बताओ पहले कॉपर लॉस है कितना, 6400 वाट, इसका कितना गुना करना 1/4 बराबर कितना आएगा 1600, 1600 वाट, 1600 वाट कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। बस केवल सवाल है लो, हमारे पास लोड आधा हुआ तो हानि 1/4 हो गई, हानि 1/4 6400 का 1/4 कितना होता है 1600। अब इंपॉर्टेंट बात इसको लिख लो, अगला सवाल मैं दूंगा, आप ईमानदारी से खुद से करना, कोई मुझे आंसर बताना मत, हो सकता है कि प्रश्न बहुत आसान हो सकता है प्रश्न टफ हो, आप मुझे आंसर बताना मत, किसी से डिस्कशन करना मत, आप उत्तर लिख के बैठ जाना, ठीक है भाई? ये तो लिख लिया, इसका उत्तर लिखो, प्रश्न तो क्या लिखोगे, प्रश्न की जगह छोड़ दिया करो, फिर भी लिखना तो घर पे लिख लिया करो। ये लो भाई।
उत्तर लिख के बैठना, या तो आंसर लिखना या एबीसीडी लिखना, मुझे मत बताना, किसी को मत बताना, आप लिख के बैठना। इधर उधर नहीं देखना है, तो तेरा लिख ले, वो अपना लिखे। अरे तू रुक जा यार, मैंने पहले, तू तेरे चक्कर में तो कहा चुप रहना है। ए ऑप्शन किसका आया भाई? किसी का नहीं आया, गलत है फिर। बी ऑप्शन किसका आया? ये भी किसी का नहीं आया, ये गलत है। सी ऑप्शन किसका आया? सी करेक्ट। बस इतना दिमाग आ गया, क्योंकि ये तो होगा एक चौथाई, ये क्या रहेगा? नियत। बस इतना ही देखना है। नियत क्यों रहेगा? क्योंकि पहली ताम्र हानि और दूसरी कौन सी हानि है? लो हानि। ये 5000 वाट कौन सी हानि है? लो हानि। कौन सी है? नियत। तो इसलिए ये क्या रहेगा? नियत। बदलना किसको है? केवल कॉपर को। हाँ, दोनों को बदल दिया। क्यों बदला दोनों को? इसीलिए तो सवाल दिया है कि दोनों को नहीं बदलना है। अगला सवाल। एक मिनट भाई, ये पढ़ा है नहीं, पढ़ूंगा मैं। अभी रुको, अभी पढ़ाना है ना। हाँ, ये सब पढ़ना है। यहाँ तक करा दिया ना, अब आगे पढ़ाते हैं। यहाँ तक आपको ताम्र हानि का बता दिया, सवाल कैसे आते हैं वो तो बता दिया भाई। अगला हमारे पास है कि अधिकतम दक्षता कब आती है। तो अधिकतम दक्षता तो तब याद करेंगे, पहले हम देख लेते हैं दक्षता क्या होती है। दक्षता यानी एफिशिएंसी। दक्षता होती है आउटपुट बटा इनपुट इनटू 100। तो दक्षता के बारे में क्या लिखूंगा मैं भाई? आउटपुट बटा इनपुट गुणा 100। कभी भी किसी भी चीज की दक्षता याद करोगे, यही लॉजिक है अपने पास, आउटपुट बटा इनपुट गुणा 100। अधिकतम दक्षता कब आती है? अधिकतम दक्षता होती है, हाँ, अधिकतम दक्षता होती है जब हमारे पास स्थिर हानि स्थिर हानि के बराबर हो जाए। पहला लाइन तो ये लिखते हैं, स्थिर हानि बराबर क्या हो जाए? अस्थिर हानि। दूसरा ये सवाल उन्होंने पूछ लिया, फिर का दूसरा सवाल पूछते हैं। तो अगली बार एग्जाम में ये पूछ लिया, लोहा हानि किसके बराबर हो जाएगी भाई? ताम्र हानि के बराबर। उन्होंने कहा ठीक है, ये भी पूछ लिया। अब तीसरा सवाल पूछते हैं, लोहा हानि बटा ताम्र हानि बराबर क्या होगा? एक। ये भी पूछ लिया उन्होंने। ऐसे पूछा, अलग अलग थोड़ी होता है, ही सेम ही। ये होती है अधिकतम दक्षता याद करने का लॉजिक। यही होता है ना भाई, ये हमारे पास होता है अधिकतम दक्षता याद करने का। क्या अधिकतम दक्षता कैसे होती है भाई? स्थिर हानि स्थिर हानि के बराबर होती है, यानी लोहा हानि बराबर क्या हो जाएगा भाई? ताम्र हानि। और लोहा हानि बटा ताम्र हानि बराबर क्या हो जाएगा? एक। ठीक है, करो नोट। ये तो हो गया ना भाई दक्षता का। अब इस पर अपन सवाल दे देते हैं, ठीक है ना। पूर्ण लोड पर ट्रांसफॉर्मर में ताम्र हानि व लोहा हानि क्रम से 600 वाट में 400 वाट है, तो अधिकतम दक्षता पर कुल हानि ज्ञात करो। आपके उत्तर आ गए होंगे, जो उत्तर आ गए हैं वो ठीक है कि नहीं है, इसके लिए आप प्रश्न को 2 बार वापस पढ़ लो, फिर उत्तर निकाल लो।
जल्दबाजी वाला मामला ठीक नहीं होता है। मैं कोई भी सवाल दूंगा तो उसके पीछे एक थ्योरेटिकल लॉजिक भी तो देता ही हूं, और जितने भी सवाल दिए हैं उसकी कहानी इधर लिखी हुई होती है, ढूंढना आपको होता है वो कहानी है क्या। टेक्निकल का मतलब यही होता है, टेक्निकल आती ऐसी है इसी में से, लेकिन डायरेक्ट दिख भी नहीं रहा है, लेकिन पता भी आपको है, लेकिन गड़बड़ भी हो रहा है। ये है टेक्निकल, सीधा सीधा कुछ नहीं होता है। लिख लिया होगा आपने भाई। तो नहीं है कोई, 400 आ गया, गलत है। आंसर आया आपका 400 वाट प्लस 400 वाट बराबर 800 वाट। मैं समझा था क्यों, सॉरी हाँ सही है, क्योंकि लोहा हानि तो फिक्स है, ये तो चेंज होगी नहीं। लोहा हानि आप चेंज करना आपकी बस की बात है क्या, क्योंकि ये हानि कौन सी हानि कहलाती है, स्थिर हानि। तो चेंज कौन होगा, लोड। लोड चेंज होगा, अधिकतम दक्षता तभी होगी जितनी लोहा हानि है उतनी क्या होगी, ताम्र हानि। अभी ताम्र हानि कितनी वाट है, 600 वाट, तो अब ताम्र हानि कितनी हो जाएगी भाई, 400। जब दोनों बराबर होगी तभी तो अधिकतम दक्षता, मैंने ये थोड़ी कहा दोनों एक ही होगी, मैंने ये कहा दोनों क्या होगी, बराबर। लोहा हानि 400 है तो 400 ही रहेगी, लोड कम होता है ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या, फर्क किस पर पड़ेगा, ताम्र हानि पर, तो ताम्र हानि भी कितनी हो जाएगी, 400, तो टोटल 800 वाट आएगा जब हमारे पास क्या होगी, अधिकतम दक्षता। अधिकतम दक्षता का मतलब है लोहा हानि बराबर ताम्र हानि। लोहा हानि तो फिक्स है, चेंज कोई नहीं कर सकता, तो ताम्र हानि को लोहा हानि के बराबर आना पड़ेगा, तब हमारे पास अधिकतम दक्षता होगी, नहीं तो दक्षता अधिकतम नहीं है। तो अधिकतम दक्षता पर कुल हानि कितनी वाट आएगी, 800। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया पूछ लो। तो तुम बीच में क्यों 400 चल रहा था है, 400 कभी नहीं आता, 400 केवल तब आ सकता है जब लोड जीरो, लोड शून्य है। तो लोड शून्य है तो क्या 600 वाट तो रहेगा नहीं ना, लोड शून्य तो ताम्र हानि क्या हो जाएगी, जीरो। तो उत्तर कितना आएगा, 400 वाट। 400 वाट कब आएगा, जब लोड क्या हो, जीरो। मैंने ये थोड़ी कहा कि लोड जीरो है, मैंने क्या लिखा है, अधिकतम दक्षता। आप लाइन पढ़ो, फिर आप कहोगे थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा हो गया। आसान आसान सवाल तो पता नहीं कितने में थोड़ा सा कर दिया। अरे पहले का क्यों, मैंने कहा सामने लिखा हुआ है, ये और बोला, मैंने कहा लिखा हुआ है लेकिन देखना पड़ता, दिखता सीधा है भी नहीं है, ये लिखा हुआ ताम्र हानि लोहा हानि क्या होगी, बराबर। आपको नॉलेज भी है कि लोहा हानि स्थिर होती है, तो लोहा हानि तो आप चेंज कर नहीं सकते। ए स्थिर हानि कौन सी है, ताम्र हानि, तो चेंज कौन सी हानि हो सकती है, केवल ताम्र हानि। अधिकतम दक्षता पर तो दोनों क्या आएगी, बराबर, तो अधिकतम दक्षता पर टोटल हानि कितनी होगी, 800 वाट, है कि नहीं भाई। ओके, अगला होता है कि हमारे पास जो कई बार कोई लोड का मान दे दिया जाता है, पहले का कोई लोड दिया हुआ है, हमें पूछा है कि पहले कोई लोड दिया, उस लोड पर कोई हानि दे दी, पूछा है अधिकतम दक्षता के समय लोड क्या होगा। जैसे मैंने ये लोड दिया, अलग अलग दिया नहीं लिया, लेकिन मैंने लोड पूर्ण लोड पर हानि अलग अलग दे दी। अब मैं पूछूं अधिकतम दक्षता, मैंने पूछ ली, लेकिन मैं ये भी पूछ सकता हूं अधिकतम दक्षता के समय लोड कितना परसेंट होगा, ये भी पूछ सकता हूं ना, अधिकतम दक्षता के समय लोड कितना परसेंट होगा, ये भी पूछ सकता हूं। तो चलो ये सवाल कैसे करते हैं, इसको ध्यान से देख लेते हैं। इसका होता है अधिकतम दक्षता पर लोड बराबर पुराना लोड गुणा लोहा हानि बटा ताम्र हानि, लोहा हानि बटा ताम्र हानि, ये रूट में आता है। वैसे मैं कैलकुलेशन करके इसको निकाल भी सकता हूँ, लेकिन इतनी परेशानी अपन को झेलनी है नहीं, ये निकल भी जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। निकलना क्यों, कौन सी कंडीशन से होता है, इस कंडीशन को आगे बढ़ाना होता है, इस कंडीशन को आगे बढ़ाते चलेंगे ना तो हमारे पास वो अधिकतम दक्षता की कंडीशन पर वो आ भी जाता है। ठीक है, लोहा हानि बटा ताम्र हानि का वर्गमूल। अभी अधिकतम दक्षता पर लोड है, जो क्या होगा, मतलब लोड ज्ञात करना है। अब इसको सीधा ये लिख दूं, एस ऑफ एन मैक्सिमम बराबर हमारे पास होता है जो हमारे पास लोड है ना, पहले ओल्ड वाला लोड इनटू कौन सी हानि है भाई, लोहा हानि बटा कौन सी हानि है, कॉपर हानि। सेम ही है ना, ऊपर वाला नीचे वाला सूत्र में फर्क थोड़ी है, लिखने का तरीका फर्क किया मैंने। ठीक है, अब सवाल देता हूं मैं, किसी ट्रांसफॉर्मर के पूर्ण लोड पर
हानि का मान क्रम से 1600 वाट तथा 900 वाट है तो कितने प्रतिशत लोड पर दक्षता अधिकतम होगी। अच्छा, ये प्रतिशत लिखना जरूरी नहीं है, मैंने प्रतिशत दिया पूर्ण लोड का मतलब 100%, तो मैंने परसेंट पूछ लिया वापस। मैं ये कहता कि 100 केवीए पर इतना है तो कितने केवीए पर, 800 केवीए पर इतना है तो बताइए कितने केवीए पर। पूरा लोड तो केवीए में भी तो हो सकता है ना, प्रतिशत में भी हो सकता है, दोनों करो सवाल। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ओके भाई, ठीक है। तो आपके हिसाब सूत्र तो अपने पास ऊपर लिखा हुआ है। अब मुझे तो क्या लेना है, एस एन मैक्सिमम ज्ञात करना है। तो मुझे बताइए पूरा लोड कितना प्रतिशत में है भाई, प्रतिशत पूछा मैं 100 लिखूंगा, गुणा यहाँ पर हमारे पास आएगी आयरन हानि कितना वाट है भाई 900, ताम्र हानि कितनी है 1600। ठीक है, तो बताओ कितना, 900 का वर्गमूल कितना होगा 30, 30 का वर्गमूल कितना होगा 40, गुणा कितना है 100, जीरो से जीरो काट दो तो ये कितना हो गया 300 बटा 4 कितना आया 75, 75% आया। तो 75% पर हमारे पास दक्षता क्या होगी। अब आप क्योंकि सिद्ध करके बताओ तो ध्यान रखो, इधर देखो 75% पर ताम्र हानि क्या होगी। तो आप कहेंगे ताम्र हानि ज्ञात करनी है, कितना परसेंट पर ज्ञात करनी है भाई 75%, 75 का मतलब कितना होगा 3 बटा 4, और पहले दी हुई कितनी है 1600, तो कितना होगा 9 बटा 16 गुणा 1600 बराबर 900 आया कि नहीं आया। और अधिकतम दक्षता पर ताम्र हानि किसके बराबर आनी चाहिए, लो हानि के बराबर। ये देखो आकी, तो ये हमारे पास वाले देखो, ये हमारे पास है कि अधिकतम दक्षता कितने परसेंट लोड पर रही वो भी ज्ञात कर सकते हो, अधिकतम दक्षता कितने प्रतिशत लोड पर रही ये भी आप ज्ञात कर सकते हैं। कुछ भी अलग नहीं है, आपको ये पता चला सूत्र वैल्यू 75% आया नहीं है। 75% पर हमने पहले न्यूमेरिकल लिखा था, यदि लोड 75% यानी 25% कम होता है तो कितना बचा 75%, 75% के ऊपर ताम्र हानि कितने गुना होती है 9 बटा 16 गुना, तो 9 बटा 16 गुना, पहले ताम्र हानि कितनी थी 1600, उसका 1600 को कितना आएगा 900। अब 900 हानि कौन सी है बताओ मुझे, लोहा, और जब लोहा और ताम्र बराबर हो जाती है तो कौन सी दक्षता आती है, आती है नहीं आती है, दोनों आपस में सीधे ना भाई, इधर तो थोड़ी है। अधिकतम दक्षता तभी होगी जब लोहा हानि ताम्र हानि के बराबर। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ है, न्यूमेरिकल ध्यान से पढ़ना पड़ता है, न्यूमेरिकल दो आता होगा, दो बार पढ़ोगे दो आता, क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल तक कुछ नहीं, वैल्यू नहीं पड़ती है। अगला सवाल है करो। 2 केवीए ट्रांसफार्मर में 150 वाट का आयरन लॉस, 250 वाट का पूर्ण लोड कॉपर लॉस है। ट्रांसफार्मर की अधिकतम क्षमता तब होगी, क्षमता मतलब दक्षता ही है, क्षमता मतलब दक्षता ही है, अधिकतम क्षमता को यहाँ दक्षता को, अधिकतम दक्षता तब होगी जब कुल हाथ कितना होगा, अरे 300, जितना आयरन लॉस है उतना ही कॉपर लॉस होना चाहिए, तुम्हारा काम जोड़ने का नहीं है। तो आप कहेंगे आयरन 150 है तो कॉपर भी 150 होगा, तभी दक्षता क्या आएगी अधिकतम, और 150 150 कितना हो गया 300। आपको 250 250 500 नहीं करना है, आयरन लॉस बड़ा कर सकते हो, आयरन लॉस तो फिक्स है, बटन और घटना किसके बारे में है, कॉपर, तो कॉपर को किसके बराबर करना पड़ेगा आयरन, तभी हमारे पास अधिकतम दक्षता आएगी। तो कितना बढ़ा है 300। एक मिनट, एक और अपने पास सूत्र बाकी है जो दक्षता ज्ञात करने का, तो इसके ऊपर ही हो गया। अब दक्षता ज्ञात करना है, दक्षता आपने क्या लिखा था, आउटपुट बटा इनपुट, ये लिखा था, तो मैं इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, आउटपुट बटा इनपुट गुणा क्या है 100, गड़बड़ तो नहीं लिखा ना भाई, गड़बड़ लिखूं तो बता देना भाई। अब है आउटपुट, तो आउटपुट लिख दिया मैंने, इनपुट को मैं लिख दूं क्या कि आउटपुट प्लस हानि भी क्या होगी भाई, इनपुट होगी कि नहीं होगी, आउटपुट प्लस लॉस। मैंने टोटल इनपुट क्या है, कुछ हानि होगी बाकी का क्या है आउटपुट, तो ये भी सही है। अब देखो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, आप कहेंगे V2 I2 cos फाई बटा V2 I2 cos फाई प्लस आयरन लॉस हानि क्या है प्लस कॉपर लॉस गुणा 100। ये जो मामला आपने लिखा ना, ये तो आपके पास आउटपुट ही है, और ये भी देखो आउटपुट की जगह लिखा है, ये हमारे पास क्या है लॉस, ठीक है। या फिर इसको मुझे लिखना है तो V और I है तो मैं इसको लिख दूं VA रेटिंग, क्या लिख दूं VA रेटिंग, VA रेटिंग जो भी है इनटू क्या है cos फाई बटा VA रेटिंग गुणा cos फाई प्लस P आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस गुणा कितना परसेंट है भाई 100, करो नोट। दक्षता करती है हानि नहीं करती ना।
ठीक है भाई? नहीं है ठीक? नहीं है तो लिखो भाई, करो ठीक। आज हमने पढ़ा न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल, और थोड़ा सा इसको लिख लो जल्दी, नहीं तो वोल्टेज रेगुलेशन बाकी रह जाएगा, उसका भी न्यूमेरिकल आता है ना, नहीं तो कम से कम ये तो न्यूमेरिकल पूरा हुआ। करो इस सवाल को। 10 केवीए 220 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज परिणाम शॉर्ट सर्किट प्रेडिक्शन 340 वाट, ओपन सर्किट प्रेडिक्शन 168 वाट। ये मतलब नाम लिख दिया, शॉर्ट सर्किट का मतलब हो गया कॉपर हानि, ओपन सर्किट का मतलब हो गया लो हानि। है तो हानि ना भाई, ओपन सर्किट प्रेडिक्शन से कौन सी हानि क्या करेंगे, लो। शॉर्ट सर्किट से करेंगे तब हानि, प्रेडिक्शन तो आगे पढ़ेंगे, मैंने कहा अभी तक पढ़े नहीं है। तो पूछा है, और यदि हमारे पास पावर फैक्टर ये है तो दक्षता कितनी है। देखो दक्षता के लिए आपने क्या लिखा था अभी, वीए रेटिंग गुणा क्या लिखा था भाई, कोस फाई, जो जो लिखा बताते जाओ, वीए रेटिंग गुणा कोस फाई प्लस आयरन प्लस कॉपर, गुणा कितना है 100। तो मुझे बताइए वीए रेटिंग कितनी दी है, 10,000। 10 केवीए का मतलब क्या हो गया, 10,000 वी हो गया। 10 केवीए का मतलब कितना होता है, 10,000 वीए, ठीक है। इंटू कोस फाई का मान कितना है 0.8 बटा 10,000, तो ये हो गया, गुणा कितना हो गया 0.8 प्लस कॉपर आयरन लॉस कितना है जो ओपन सर्किट में 168 प्लस ये कितना है 340, गुणा कितना है 100। सोल्व कर लेते हैं। ये ऊपर कितना है 8,000, नीचे कितना आया 8,000 प्लस ये हो गया 508 इंटू 100। अब ये परीक्षा वाला है, पता नहीं कौन सा इसने सवाल दिया है, भाग देने में जोर आएगा बहुत ज्यादा, आएगा नहीं आएगा भाई। ये तो है 8,000, ये है 8,508 गुणा क्या है 100। मैं मेरी स्टाइल से देकर चेक कर लेता हूँ। अपनी स्टाइल सिंपल है कि मैं स्टाइल करता तो ये मैं मानता 2 जीरो है, 2 जीरो से काट देता इधर, फिर मैं करता 8,000 बटा 85, कितना बचता, तो काटा 5 से तो 1600 बटा क्या था 17, भाग नहीं गया तो कितनी बार जाएगा भाई 9 बार, 17 9 153, पीछे कितने बचे 7 70 70 चौक कितने हुए 68, फिर पीछे बचे 2 2 बचे ना 2 20, फिर 1 54.1 आया। अब रुको, यदि मेरे पास ये है लेकिन वास्तव में इससे थोड़ा सा तो मान ज्यादा है मेरे पास, क्योंकि मैंने 8 को तो 85 800 को 85 माना, तो थोड़ा सा ज्यादा है, तो इससे थोड़ा सा वैल्यू क्या चाहिए कम, 54.1 से थोड़ा सा कम 94 है मेरे हिसाब से। तो मैं और क्या करूं, मुझे 8,508 का भाग देना मुझे पता नहीं है, और क्यों दूं मैं, तो मैं तो कहूंगा ये है 8500, 2 जीरो से 2 जीरो काटा 8,000 बटा 85, वो मैंने भाग दे दिया। मन नहीं मानता, कैसे होगा गलत। अब देखो तुम्हारे मैंने कितना गलत हुआ, देखो एकदम ऑप्शन नजदीक नजदीक, बताओ कितना गलत हुआ। ऐसे करने अरे डालनी पड़ती है ना, आपको भाग भी तो नहीं आता है, आपको पता भी तो नहीं है 17 में 153 होता है, वो भी तो दिक्कत है ना, वो भी तो बोलो कि मन नहीं मानता, मन क्या माने, भाग देना भी तो आना चाहिए ना। पर ये सवाल आया परीक्षा के अंदर है आपके। मैं दिल्ली मेट्रो में लोको पायलट हूं, अभी 4 घंटे ही पढ़ाई कर पाता हूं। दिल्ली मेट्रो लोको पायलट कैसे ट्रेन ऑपरेटर होंगे, दिल्ली मेट्रो लोको पायलट होते नहीं है, ऐसा क्या तुम फर्जी तो नहीं हो गई, गड़बड़ कैसे लिख रहे हो तुम, कम से कम ट्रेन ऑपरेटर तो लिखो। लोग दिल्ली मेट्रो में ट्रेन ऑपरेटर ऑब्लिक स्टेशन कंट्रोलर पोस्ट होती है, लोको पायलट क्या होता है दिल्ली मेट्रो में, ये मैंने नहीं सुना है। यहाँ संविदा पे लगा होगा मेरे हिसाब से कहीं, पर संविदा में ऐसे कैसे लगाते हैं कुछ पता नहीं, ये तो है। लोको पायलट की स्पेलिंग भी गलत है, तो सारे गड़बड़ है। इसने ऐसे देखा तू, कभी बाद में इसने सोचा नहीं है कि क्या, मत बता जाने देता हूँ, मुझे भी सिलेबस कराना है, तू मत बता, कभी तेरे पास इसमें टाइम हो तो कभी शाम का टाइम आना, मुझे बताना सब, छोड़ रहने देना इसको। मैं वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ना है, उसका न्यूमेरिकल कराना है तो बाकी रह जाएगा, वो मेरा न्यूमेरिकल बाकी रह जाएगा, मैं न्यूमेरिकल अटकना नहीं चाहिए। आज हम आए तो इसीलिए आए थे ना भाई, आज न्यूमेरिकल पूरा खंड करेंगे, और हमने हर तरह के सवाल पर न्यूमेरिकल किया है, कोई भी सूत्र छोड़ा नहीं हमने, आपने ध्यान दिया हमने सूत्र छोड़ा थोड़ी है, बहुत आराम से अच्छे से कवर किया है। और आज वाला भाग आपको विशेष रूप से परेशानी होती है, ये होती है ना परेशानी वाला मामला, आज पूरा सेशन इसी का है। अब अगला कौन सा है भाई, ये आप कर सकते हैं, ये सवाल आसान है, मैं होमवर्क भी दे सकता हूँ, ये आप कर भी सकते हैं, बाद में देख लेंगे, ठीक है। यदि अपने पास टाइम रहेगा तो कर लेंगे। इसके आगे एक सवाल है वोल्टेज रेगुलेशन का, ये भी वोल्टेज रेगुलेशन नहीं है क्या, है ना, वोल्टेज रेगुलेशन है, ऐसे क्या मैंने लेकर आया सवाल। तो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ वोल्टेज रेगुलेशन, ध्यान से देखना। वोल्टेज रेगुलेशन को क्या कहते हैं, विभव नियामक, कुछ भी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में यही नाम है वोल्टेज रेगुलेशन। सबसे पहला सवाल आपका ये होता है कि सर वोल्टेज रेगुलेशन याद करते क्यों है। सेकेंडरी कोइल होती है ना, उसमें लोड परिवर्तन होने पर वोल्टेज में परिवर्तन कितना होता है, तो सेकेंडरी कोइल पर वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन को याद करने के लिए, कौन सी कोइल पर, सेकेंडरी पर, कि भाई नो लोड पर वोल्टेज कितना है, फुल लोड पर वोल्टेज कितना है, कौन सी कोइल पर याद कर रहे हो, सेकेंडरी पर, क्योंकि प्राइमरी पर तो वोल्टेज फिक्स है, वो तो चेंज हो नहीं रहा, लोड के कारण सेकेंडरी पर क्या बदलाव हो रहा है, तो ये है सेकेंडरी कोइल पर लोड के कारण वोल्टेज में परिवर्तन, ये वोल्टेज रेगुलेशन याद करता है। अर्थात अर्थात नो लोड से फुल लोड में कितना परिवर्तन हुआ, नो लोड से फुल लोड में कितना परिवर्तन हुआ। अब देखो कि हमारे पास, मैं सूत्र लिखता हूं इधर, अब इस सूत्र में भी क्या है कि कई जगह विवाद छिड़ जाता है, लेकिन मैं तो आईटीआई की किताब में वही लिखूंगा, और इसी पर सारे न्यूमेरिकल होते हैं अपने तो सारे, नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड इनटू 100, कई जगह यहाँ नो लोड भी होता है, कई जगह क्या था भाई नो लोड।
नीचे। तो VNL क्या होता है बताओ, VNL का मतलब क्या होता है भाई? नो लोड वोल्टेज। VFL का मतलब क्या होता है? फुल लोड वोल्टेज। इसको आप थोड़ा साथ साथ में लिख लो भाई, थोड़ा सा अपने पास टाइम का लोड़ा है, टाइम की कमी है, वो एक न्यूमेरिकल है, वो भी अच्छा, वो भी करना है, तो साथ साथ लिख दो। और VR है तो यही है हमारे पास, कौन सा है भाई? वोल्टेज रेगुलेशन। VR क्या है? वोल्टेज रेगुलेशन। तो सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज में कितना परिवर्तन होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये वोल्टेज रेगुलेशन का सूत्र याद रखना। लेकिन हम क्या चाहते हैं? वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम होना चाहिए। एक अच्छा ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा? कम। क्या लिख दो तुम्हें? कम से कम होना चाहिए। यानी हम चाहेंगे कि सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज का परिवर्तन नहीं हो। हम तो क्या चाहेंगे? परिवर्तन हो ही नहीं। जो परिवर्तन है वही वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। हम चाहते हैं कोई परिवर्तन नहीं हो। लेकिन ये डिपेंड किस पर करेगा? लोड पर निर्भर करेगा। लोड यानी पावर फैक्टर पर। यह है शक्ति गुणांक पर निर्भर। कैसे? एक हमारे पास कह दिया इंडक्टिव लोड है। इंडक्टिव लोड में आप क्या कहेंगे भाई? पावर फैक्टर। शक्ति गुणांक का मतलब क्या था? पावर फैक्टर था भाई। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा भाई? लेगिंग। और यहां जो वोल्टेज रेगुलेशन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा भाई? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा और अधिक आएगा। ठीक है, जब लोड हमारे पास रेजिस्टिव हो जाए तो पावर फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? ये लिख दूंगा यूनिटी, ये भी पॉजिटिव होगा, लेकिन आप लिखेंगे कम मान होगा। ये क्या लिखेंगे? अधिक मान होगा। कोई सवाल ऊपर नीचे नहीं जाएगा आपका, सारे सवाल इसमें से आ जाएंगे। यदि आपने इसमें लोड है तो कैपेसिटिव जोड़ दिया, कैपेसिटिव लोड, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा भाई? लीडिंग। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या आएगा भाई? शून्य या ऋणात्मक। क्या आएगा? शून्य या ऋणात्मक। ये लोड कौन सा है जो अपने घरों में जोड़ रहे हैं? ट्रांसफार्मर से सेकेंडरी से लेंगे सप्लाई, सेकेंडरी सप्लाई घर में लोड, घर में हमने हीटर चालू कर दिया तो हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। लेकिन हमने मोटर चालू कर दी तो हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा? ज्यादा। और हमने कैपेसिटिव लोड चालू कर दिया तो हमारे पास शून्य या ऋणात्मक होगा। शून्य होना सबसे अच्छा होता है। लिखो, ये पावर फैक्टर निर्भर क्या नहीं किया वोल्टेज रेगुलेशन मान। कैपेसिटिव लोड है तो वहां क्या होगा? शून्य या ऋणात्मक। रेजिस्टिव लोड है तो बहुत कम होगा, पॉजिटिव में मान है। लेकिन इंडक्टिव लोड है वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ेगा, जबकि वोल्टेज रेगुलेशन मान क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। अब मैं थोड़ी सी वैल्यू लिखा देता हूं, लिख लिया आपने? चलो अब ये होगी तो आदर्श ट्रांसफॉर्मर सबका मान लिख देता हूं मैं। तो आप बताओगे वोल्टेज रेगुलेशन मान कितना होगा? वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा भाई? 0%। कितना हो जाएगा भाई? 0 लिख दो, क्या लिखा इसमें? दूसरा है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। इंग्लिश में लिख दो क्या? मापन वाला। सीटी और पीटी होता है ना भाई, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। इसमें वोल्टेज रेगुलेशन जो मान है कितना होता है भाई? 1% से कम। भाई इंस्ट्रूमेंट में कमी होना चाहिए ना। ठीक है, पावर ट्रांसफॉर्मर, पावर यानी शक्ति वाला, इसमें होता है वोल्टेज रेगुलेशन का मान 1% से 2%। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर यानी वितरण, वोल्टेज रेगुलेशन मान है 4% से 6%। वैल्यू लिख लो। मुझे देखो ये तो सवाल पूछा भाई है पहले से, मुझे उम्मीद इस सवाल की इंस्ट्रूमेंट वाले की, बाकी डेटा की मुझे उम्मीद नहीं है। इंस्ट्रूमेंट वाला पूछ सकता है कि मापन के लिए जो वोल्टेज मतलब ट्रांसफॉर्मर लेते हैं उसका वोल्टेज रेगुलेशन मान क्या होना चाहिए? तो आप कहना कम से कम होना चाहिए, वो कहेगा कितना परसेंट होना चाहिए? 1% से भी कम। ये अच्छा सवाल ही है। प्राथमिक और सेकेंडरी का नहीं देखना, आपने देखा नहीं मेरी लाइन? सेकेंडरी कॉइल पर लोड के कारण वोल्टेज में परिवर्तन ओनली किस पर है? प्राथमिक से लेना नहीं इस वोल्टेज रेगुलेशन को, समझ गए?
ये पहले इस पर जीत गया, क्योंकि नो लोड पर सेकेंडरी में और फुल लोड पर सेकेंडरी वोल्टेज में परिवर्तन है, वो होना नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं ना कि वोल्टेज तो क्या रहे, सेम का सेम रहे, वो तो नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड है, लेकिन लोड के कारण भी वोल्टेज चेंज हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन। ये तो हमने कहा है, प्राथमिक और सेकेंडरी लेना, ओनली सेकेंडरी का लेना है। आप रुको, मुझे पढ़ने दो, गांव में जाने दो, जाओ जगह में, अपने को रोकना नहीं है। रुक जा यार, तू इतना क्यों बोलता है, मैं मेरा ये टॉपिक रह जाएगा, मैं तेरे से रोक रोक के वोल्टेज रेगुलेशन कराया, ये भी नहीं होता है। तो क्या है कि बिहार में बोल नहीं पाया, तो इसलिए सारा यही बोलेगा। लिख लिया भाई, चलो अब सवाल है ये, हमारा न्यूमेरिकल है जो लास्ट है, उसको ध्यान से कर लो। अब बताओ कि इसने क्या लिखा है, शून्य भार पर लिखा है स्टार्टिंग में, शून्य भार पर वोल्टेज कितना लिखा है, 426 वोल्ट। पूरा पढ़ो लास्ट तक क्वेश्चन, 11 केवी 440 वोल्ट, कितना केवी ट्रांसफर वोल्ट तक है, 426 वोल्ट है। पूर्ण भार स्थिति में 0.92 शक्ति गुणा पर द्वितीय वोल्ट कितनी है, 410। पूर्ण भार पर कितनी है भाई, 410। पूछा क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन। तो आप क्या लिखेंगे, नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड इनटू 100। नो लोड कितना है, 426 माइनस 410 बटा 426 गुणा क्या हुआ भाई, 100। आप भाग देंगे तो काटोगे 1600 देंगे, 1600 में भाग दो 426 का, तो ये आएगा कितने परसेंट। तो देखो 3 से ज्यादा आएंगे, 4 से कम आएंगे, 3.9 10 सॉरी 410 है, सॉरी 410 फुल लोड है ना भाई। तो 4 यदि 400 होता है तो 4% आता है, 410 है तो 400 थोड़ा क्या देगा, कम। नीचे वैल्यू ज्यादा होती है, वैल्यू उधर क्या होता है, कम हो जाती है भाई। देख लो, भाग दे लो, लेकिन इसका ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, तो सीधे नहीं पता चला। लेकिन नो लोड करोगे तो ऑप्शन कौन सा मिलेगा बताओ, होती नहीं ना, वो फुल लोड से करते हैं कैलकुलेशन। अपने जितने न्यूमेरिकल है सब में फुल लोड की हुई है, नो लोड लिख के मैं करूं क्या, सवाल आया हुआ उसमें भी आंसर फुल लोड बना हुआ है, एक सीधा सूत्र भी पूछा हुआ है। आईटीएम नो लोड दे रखा है, मेरे हिसाब से फुल देना चाहिए, या तो हो सकता है अल्टरनेटर में ट्रांसफॉर्मर में इसमें चेंज कर दिया हो। बाकी बहुत सारी किताबों में नो लोड दिया होता है, लेकिन अपने जितने भी आंसर है वो सारे फुल लोड पर लिए हुए। इसमें भी आप 420 से भाग दो तो आएगा नहीं, 1600 भाग देना मोबाइल से, 420 का कितना आ रहा है, और 410 को तो कितना आ रहा है। ये हो गया हमारा खंड पूरा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, कल जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर के पार्ट्स, पूर्ण पार्ट्स पढ़ेंगे, सारे पार्ट्स पढ़ेंगे A to Z, ठीक है ना, जितने भी प्रकार के पार्ट्स होते हैं वो सारे एक एक पार्ट्स के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे। तो कल पढ़ेंगे पार्ट्स। पार्ट्स पढ़ने के बाद में जो हमारे पास यदि कल टाइम बचेगा तो हम इसके परीक्षण कर लेंगे, भाई ट्रांसफॉर्मर के परीक्षण कौन से तो कर लेंगे, नहीं बचेगा तो फिर अगले दिन हमारे